एडवांटेज भी बताऊंगा। इस टेक्निक को एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे भी ऑपरेट कर सकते हैं, अबव हाई प्रेशर पे भी, इवन अबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे भी, और अंडर वैक्यूम भी ये काम कर सकते हैं। ये बड़ी फ्लेक्सिबल टेक्निक है, हर तरह से ये वर्क कर सकते हैं। जबकि फिजिकल जितनी भी टेक्निक है, कम अज़ कम उनमें प्राइमरी वैक्यूम यूज़ होता है, मिनिमम प्राइमरी वैक्यूम। ठीक है, फिर सेकेंडरी किसी में है, किसी में अल्ट्रा हाई है। कल हमने देखा था किस टेक्निक में अल्ट्रा हाई वैक्यूम मस्ट है, जो हमने पढ़ी हैं अब तक। फिजिकल वेपर डेपोजिशन की किस टेक्निक में? जी, अभी कल पढ़ा है सर मॉलिक्यूलर बीम एपिटैक्सी। जी, शाबाश। लेकिन जल्दी क्यों नहीं आंसर देते? अगर इसी तरह वाइवा में करना है तो फिर तो मैं तो नंबर नहीं दूंगा, मैं तो चंद सेकंड वेट करूंगा। अब लास्ट टाइम की तरह मैं बता रहा हूँ कि लास्ट टाइम की तरह फिर इस तरह से नहीं इतना वेट हो सकता। कोशिश करें कि जिसको आता है बोलें, यही आपकी प्रैक्टिस हो रही है, नहीं तो वाइवा में भी नहीं बोल पाएंगे। कल को वाइवा वाइवा भी आपने देना है, तो फौरी कोशिश करें बोला करें। ओके, MB मॉलिक्यूलर बीम एपिटैक्सी। आपको एब्रीवेशन भी अब इनके याद होने चाहिए, ये स्टैंडर्ड एब्रीवेशन है, यूनिवर्सल। आपको पता हो MB क्या है मॉलिक्यूलर, जैसे CVD क्या है, केमिकल वेपर डेपोजिशन। कहीं आपको क्वेश्चन में अगर जस्ट CVD भी कहा जाता है तो आपको पता होना चाहिए CVD के क्या मीनिंग है। ठीक है, ओके। तो इसमें एक उसी का चैम्बर है। ठीक है, रिएक्टेंट्स को हम एक साइड से एंटर करते हैं। ये चैम्बर के साथ गैस सिलेंडर, गैसियस फॉर्म में सिलेंडर अटैच होते हैं। उन सिलेंडर में गैसियस फॉर्म में प्रिकर्सर्स होते हैं, वो जिनको आप केमिकली रिएक्ट करवाना है, जिससे एक मेन प्रोडक्ट बनेगी। ठीक है, वो इस चैम्बर में यहाँ सबस्ट्रेट्स पड़े होते हैं। ठीक है, उन सबस्ट्रेट पे वो गैसेस क्या है, जब सबस्ट्रेट पे पहुँचती हैं, सबस्ट्रेट को हमने हीट किया हुआ होता है बड़े हाई टेम्परेचर पे। तो ये पहले भी चाहे हमने बात की थी, CVD बड़े हाई टेम्परेचर पे परफॉर्म करती है। मोस्टली ये क्या है, मतलब फ्यू हंड्रेड 200-300 से लेके 1600 तक जाती है इसकी टेम्परेचर रेंज है। डिफरेंट रिएक्शंस के लिए डिफरेंट टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। जब वो सबस्ट्रेट पे गैसीय रिएक्टेंट्स पहुंचते हैं, पहले वो आपस में रिएक्ट नहीं करते, तो यहाँ उनका केमिकल रिएक्शन होता है, जिस तरह नैनो फैब्रिकेशन में होता था, केमिकल प्रोसेस में नैनो पार्टिकल्स का। तो उससे यानी वो प्रिकर्सर्स होंगे, वो उनमें कुछ मेटालिक जैसे निकल क्लोराइड है, क्लोराइड्स की फॉर्म में प्रिकर्सर्स होते हैं, एसीटेट्स की फॉर्म में होते हैं, नाइट्रेट्स के जैसे निकल नाइट्रेट है, कॉपर नाइट्रेट है। कॉपर के आपने चीज़ कोटिंग करनी है तो कॉपर का नाइट्रेट गैसियस फॉर्म प्रिकर्सर होगा। साथ कुछ और एक और रिएक्टेंट होगा जो इसको कॉपर नाइट्रेट में नाइट्रेट सेपरेट करेगा केमिकली, तो कॉपर को लैदा कर देगा, कॉपर कोट हो जाएगी। जो नाइट्रेट्स क्लोराइड वो गैसियस फॉर्म में जो बाई प्रोडक्ट्स हैं, तो ये दूसरी साइड से एग्जॉस्ट हो जाएंगे। सिंपल मैकेनिज्म है, कोई यहाँ थिन फिल्म डेपोजिशन कोई भी सेटअप है बड़ा सिंपल सा उसमें होता है। ठीक है, आगे हम जो माइक्रोस्कोपी टेक्निक पढ़ेंगे वो थोड़ी सी कम्प्लेक्स हैं, ज़्यादा उनमें डिफरेंट ज़रा, लेकिन ये इनका सेटअप बड़ा सिंपल होता है। पीछे भी हमने स्पटरिंग का भी पढ़ा है, सिंपल सेटअप है। PID का भी सिंपल सेटअप है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसमें क्या है कि केमिकल रिएक्शन होगा सबस्ट्रेट के ऊपर जाके। ठीक है, वहाँ उन्हें रिक्वायर्ड टेम्परेचर मिलेगा रिएक्टेंट्स को, तो वहाँ रिएक्ट करके मेन चीज़ कोट हो जाएगी, मेन जो प्रोडक्ट है, जो बाई प्रोडक्ट्स हैं, वो दूसरी साइड से एग्जॉस्ट हो जाएंगे। बाकी इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन है कि जैसे इसमें बताया गया है कि पहले फर्स्ट पैराग्राम में, ये या तो हॉट वाल रिएक्टर इसके लिए यूज़ होता है, यानी चैम्बर, या कोल्ड वाल चैम्बर। कोल्ड वाल में जिसकी दीवारें ये कोल्ड हों, वो हीट अप ना हो। एक्चुअली ये आपको ये जिगजैग वायर से शो रही है, फिलामेंट्स है, हीटिंग फिलामेंट है। चैम्बर की वॉल के अंदर हीटिंग फिलामेंट लगे होते हैं जो हीट प्रोड्यूस करते हैं। वो हीट क्या है, जिस तरह रेफ्रिजरेटर होता है ना, हमारा फ्रीज़र है, उसकी वॉल में भी कॉइल्स होती है ना, कॉपर पाइप्स है, उसके अंदर रेफ्रिजरेंट गैस मूव कर रही होती है, वो कूल होती है ना, तो वो कूलिंग प्रोड्यूस करती है। तो वो कंपार्टमेंट में जो फ्रीज़र के सारी कूलिंग फिर उसके अंदर आ जाती है, जो है, राइट। यस सर। इसका ये फर्नस टाइप चीज़ है। फर्नस आपको ये कॉइल नज़र नहीं आ जाती, अंदर से ये पैक होती हैं। एक इंटरनल बॉडी है इसकी, एक एक्सटर्नल बॉडी है, बीच में सारे फिलामेंट्स हैं, या आइसोलेटेड किए हुए हैं, इंसुलेटेड किए हुए होते हैं। ये इससे करंट फ्लो होता है, तो रेजिस्टिव हीटिंग होती है। तो ये दो तरह के होते हैं। कोल्ड वाल, कोल्ड में ये फिलामेंट्स नहीं होते, आप सबस्ट्रेट को डायरेक्ट हीट करते हैं, उसके लिए फिलामेंट यूज़ किया जाता है। हर ये एक शेल्फ बनी हुई है, जैसे ये स्पोर्ट है, होल्डर है, इसके ऊपर ये जो चीज़ें पड़ी हैं जिनको कोट करना है, ये वो आपके सैंपल्स हैं जिनको आप कोट करना चाह रहे होते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट शेप्स के सैंपल पड़े हुए हैं, सिलेंड्रिकल शेप है, क्यूबिकल, किसी तरह के सैंपल को भी क्या इससे कोट किया जा सकता है। पहले तो हम एक जो सैंपल था वो एक छोटी सी थिन शीट की फॉर्म में लेते थे, सबस्ट्रेट लेते थे, छोटा सा एक
ऐसे स्ट्रिप लेते थे। तो ये क्योंकि टेक्निक बड़ी कमर्शियली यूज़ होती है, आगे हम पढ़ेंगे इसके एडवांटेज। तो इसके लिए हम बहुत सारे आम डेकोरेशन पीसीज को भी कोड कर सकते हैं, ज्वेलरी आइटम्स को कोड कर सकते हैं, और इसे हर तरह की कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स शेप को भी कोड किया जा सकता है सीवीडी से। जबकि पीवीडी से जस्ट हम जैसे सीडी है, हार्ड डिस्क है, थिन फिल्म टाइप जो होता है ना, एक साइड को कोड करना है अगर किसी सरफेस की फ्रंट साइड को, तो पीवीडी ज़्यादा उसके लिए सूटेबल होती है। आगे हम इनका कंपैरिजन करेंगे ओवरऑल पीवीडी का और सीवीडी, उसमें ये आपको फिर दोबारा क्लियर हो जाएगा। तो ये इसमें चीज़ होती है, इसमें ये पार्ट्स भी इंकोटेड, हीटिंग एलिमेंट्स हैं, ये सारा बताया, शेल्फ्स हैं, ठीक है। ये अंदर जैसा आप देखें ना, हमारे पास ओवन होता है या वो कोई और हमारे पास बेकिंग वाला कोई ऐसा है, ठीक है, हीट ओवन है, तो उसके अंदर जाली की वो ग्रिल सी पड़ी होती है ना, जाली सी है, डिफरेंट 2-3, या फ्रिज में भी ग्रिल्स होती हैं, उनके ऊपर आप चीज़ें रख देते हैं, तो इनको शेल्फ्स कहा जाता है, ठीक है। यहाँ इसके ऊपर डिफरेंट शेल्फ्स बनी हुई हैं, उसके अंदर आप बहुत सारे सैंपल्स के रख सकते हैं। कमर्शियल स्केल पे क्योंकि हमने बहुत सारे आइटम्स एट अ टाइम कोड करना होता है, तो ये चीज़ है कि इसको हम आगे डिस्कस भी करते हैं कि हर तरह का मटीरियल, हर शेप पे इसे कोड करना आसान होता है, उसके रीजन नीचे हम डिस्कस करते हैं। ये इसका एक सिंपल सेटअप है। फिर इस पैराग्राफ में इसके कुछ बेसिक पैरामीटर्स बताए गए हैं कि क्या कंडीशंस हैं, टेम्परेचर रेंज जैसे बताइए 200 से 1600 रेंज में काम करती है, ठीक है। हॉट वॉल रिएक्टर्स हैं, कोल्ड वॉल रिएक्टर्स होते हैं, ठीक है। और किस किस पे सब टार टोटल प्रेशर टू अबव एटमॉस्फेरिक, हाई प्रेशर पे भी, जैसे आपने रिएक्टेंट्स का, क्योंकि इसमें अगर आपने कोटिंग बहुत फास्ट हो जाती है इससे, और डेपोजिशन रेट वेरी वेरी हाई होते हैं, उसके लिए ज़रा आपको रिएक्टेंट्स ज़्यादा लेने पड़ेंगे ना, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन जितनी हाई होगी उतनी कोटिंग जल्दी हो जाएगी ना। यस सर। हाई कंसंट्रेशन के लिए उसका प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा ना, क्वांटिटी ज़्यादा गैस की क्वांटिटी एंटर करनी पड़ेगी, तो वो भी जो और कुछ केमिकल रिएक्शन आपको पता है हाई प्रेशर पे ही होते हैं, पढ़ा है ना केमिस्ट्री में, ऐसे कुछ के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर रिक्वायर्ड होता है। यस सर। ठीक है, तो इसलिए यहाँ गैसेस को जो एंटर करवाते हैं उसका प्रेशर हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे आर्गन का प्रेशर हम कंट्रोल करते थे, आर्गन को एंटर करते थे, वो तो लेस देन एटमॉस्फेरिक होता था, वो कभी भी एटमॉस्फेरिक से अबव नहीं हम यूज़ करते। यहाँ रिक्वायरमेंट है केमिकल रिएक्शन की, हर तरह का केमिकल रिएक्शन है, किसी में लेस देन एटमॉस्फेरिक हो वो फिर केमिकल सीवीडी हो, सॉरी वैक्यूम सीवीडी हो जाएगी, एट एटमॉस्फेरिक उसे एटमॉस्फेरिक सीवीडी कह देंगे, और जो हाई प्रेशर पे परफॉर्म हो रहा है, ठीक है, उससे क्या हाई प्रेशर क्या या अबव एटमॉस्फेरिक है सीवीडी प्रोसेस कहते हैं। ये इस तरह 3 टाइप्स आप कह सकते हैं, इस तरह से बना लें इनकी, ठीक है। तो ये 3-4 इसकी हर टेक्निक में कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी। तो दे आर आल्सो वैरायटी ऑफ एनहांस्ड सीवीडी प्रोसेस। एनहांस्ड मीन कि केमिकल प्रोसेस को समटाइम हम असिस्ट करते हैं किसी चीज़ की मदद से, जिसका कैटलिस्ट यूज़ करते हैं ना केमिकल रिएक्शन में, तो उस प्रोसेस को एनहांस कर देते हैं ना, स्पीड अप कर देते हैं ना कैटलिस्ट जो है। यस सर। ठीक है, तो इसमें भी ऐसे है, कई चीज़ें ऐसे कैटलिस्ट कह लें, तो उससे हम इनकी फर्दर टाइप्स हम इसकी बता सकते हैं, जैसे विच इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ प्लाज्मास आयन, कोई आर्गन आयन प्लाज्मा भी यूज़ इसमें हो सकता है केमिकल रिएक्शन को असिस्ट करने के लिए, या Recording आपकी stopped. आवाज बहुत है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
ओके, हम बात कर रहे थे इसकी, जैसे इसको हम असिस्ट भी कर सकते हैं, इस तरह कैटलिस्ट को यूज़ करके केमिकल रिएक्शन के पैरामीटर चेंज हो जाते हैं ना, कि सम टाइम विदाउट कैटलिस्ट एक केमिकल रिएक्शन 1000 डिग्री पे परफॉर्म होता है, तो वही कैटलिस्ट अगर हम यूज़ कर लें तो वही लो टेम्परेचर पे परफॉर्म हो जाता है ना, टेम्परेचर को रिड्यूस कर सकता है ना केमिकल कैटलिस्ट जो है, या और भी कई बेनिफिट और तरह से भी हमें दे सकता है। या कुछ केमिकल रिएक्शन जब हम हाई प्रेशर पे परफॉर्म करें तो उनको हम लो टेम्परेचर पे प्रेशर हाई कर दें तो टेम्परेचर लो पे केमिकल रिएक्शन करवा सकते हैं, होता है ना ऐसा? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो ये चीज़ें सारी इस पे फिर असिस्ट सीवीडी में भी हम ये प्लाज्मा, आयंस, फोटॉन्स, लेजर्स, हॉट फिलामेंट्स, कंबस्शन रिएक्शंस और ट्विन, ये सारे वजह आपको एक आइडिया देने के लिए हमने ये सारी को इस तरह रहेगी वो सीवीडी जैसे उसको असिस्ट किया जा रहा है, तो वो कई लोग डिफरेंट रिसर्च लैब में डिफरेंट प्रोसेस यूज़ करते हैं उसको असिस्ट करने के लिए। तो इस बेस पे कहीं भी कहते हैं लेज़र असिस्टेड सीवीडी, फोटॉन्स असिस्टेड सीवीडी, ये टाइप्स भी इसको कह सकते हैं उसकी जो है, लेकिन कोई ये मेजर टाइप नहीं कहलाती है। ठीक है, प्लाज्मा असिस्टेड सीवीडी, ऐसे आप कई नाम सुनेंगे नेट पे जो है। ठीक है, तो टाइप्स पे नीचे इधर भी एक और लिहाज से भी टाइप्स इसकी हो सकती हैं कि प्रिकर्सर्स के लिहाज से जो हम प्रिकर्सर यूज़ कर रहे हैं, या दोनों ऑर्गेनिक हो सकते हैं या दोनों इनऑर्गेनिक हो सकते हैं प्रिकर्सर्स, या एक ऑर्गेनिक हो सकता है और एक क्या हो सकता है, इनऑर्गेनिक। राइट, कंडीशन मेन क्या है कि सम टाइम हम क्यों डिफरेंट प्रिकर्सर यूज़ करते हैं, एक ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, सम टाइम प्रिकर्सर इनऑर्गेनिक एक्सपेंसिव होते हैं, ऑर्गेनिक चीपर होते हैं, सम टाइम एक चीपर एक एक्सपेंसिव है तो हम एक ऑर्गेनिक प्रिकर्सर जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ वो यूज़ कर लेते हैं, इनऑर्गेनिक यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, ये सारा फिर डिफरेंट क्या है, बहुत सारी इस तरह कॉस्ट के लिहाज से, अवेलेबिलिटी के लिहाज से कुछ रेयर अवेलेबल होते हैं, और सबसे एक मेन इशू है वोलेटाइल होने चाहिए। ठीक है, मीन के रूम टेम्परेचर पे कई प्रिकर्सर गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, नहीं ना करते, हर प्रिकर्सर गैसियस फॉर्म में तो रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट नहीं ना करता, कुछ लिक्विड फॉर्म में भी होंगे, तो यहाँ हमें गैसियस फॉर्म में प्रिकर्सर चाहिए, वोलेटाइल चाहिए, तो वो इस वजह से फिर रेस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं कि हम हर मटेरियल को सीवीडी में यूज़ नहीं कर सकते, हर क्योंकि जब तक वो गैसेस फॉर्म में नहीं होगा रूम टेम्परेचर पे हम उसे यूज़ नहीं कर सकते। तो ये एक लिमिटेशन भी कह लेंगे सीवीडी के, जो ड्रॉबैक्स आएंगे उसमें भी ये आ जाएगा कि इसमें प्रिकर्सर्स क्या कुछ स्पेसिफिक यूज़ कर सकते हैं, क्लोराइड्स की फॉर्म में होते हैं, हेलाइड्स की फॉर्म में होते हैं, नाइट्रेट्स, ठीक है, और एसीटेट्स की फॉर्म में प्रिकर्सर होते हैं। तो इससे फिर अगर हम ऑर्गेनिक एक यूज़ करें, एक इनऑर्गेनिक यूज़ करें, तो इसे कहेंगे मेटल ऑर्गेनिक सीवीडी। ठीक है, एक मेटालिक प्रिकर्सर है इनऑर्गेनिक, एक ऑर्गेनिक है, तो इसको हम ये नाम जस्ट दे देंगे, ये जस्ट ये बता रहा है जो। अगर वैक्यूम यूज़ कर रहे हैं तो मेटल ऑर्गेनिक वैक्यूम फेज एपिटेक्सी से कह देंगे, यानी अगर ग्रोथ एपिटेक्सियल हो रही है तो फिर एपिटेक्सी का वर्ड भी साथ आ जाएगा, इसके साथ भी आ सकता है मेटल ऑर्गेनिक सीवीडी। इसमें अगर वैक्यूम नहीं यूज़ हो रहा तो हम वैक्यूम का वर्ड नहीं ला रहे, अगर वैक्यूम यूज़ हो रहा है तो मेटल ऑर्गेनिक वैक्यूम फेज एपिटेक्सी, इसमें वैक्यूम भी आ गया और एपिटेक्सी भी आ गई, मीन एपिटेक्सियल ग्रोथ हो रही है, तो है तो वही सीवीडी, जस्ट क्योंकि ग्रोथ एपिटेक्सियल हो रही है तो उसको ये नाम दे दिया गया। ठीक है, तो ये टाइप्स आगे ऊपर भी, ये एक्रोनाइम यूज़ किए जाते हैं, कुछ इस तरह से उसके वर्ड यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, कि उसको क्या नेम देने के लिए, जस्ट स्पेसिफाई करने के लिए ये प्रोसेस हो रहा है। एडवांसली क्या हैं सीवीडी प्रोसेस के, कुछ हम बात कर भी चुके हैं। सीवीडी हैज नंबर ऑफ एडवांटेजेस एज अ मेथड फॉर डिपॉजिटिंग थिन फिल्म। वन ऑफ प्राइमरी एडवांटेज दैट सीवीडी फिल्म्स आर जनरली क्वाइट कन्फॉर्मल। क्वाइट कन्फॉर्मल होते हैं, क्या मीनिंग है कन्फॉर्मल के? दैट द फिल्म थिकनेस ऑन द साइड वॉल्स ऑफ फीचर्स इज कंपेरेबल टू द थिकनेस ऑन द टॉप। ठीक है, साइड वॉल फीचर्स मीन यहाँ वो सैम्पल्स हैं जिनको हम कोटिंग कर रही है। तो जो पीवीडी प्रोसेस है या एडवांटेज सीवीडी के पीवीडी के हवाले से बताए जा रहे हैं। पीवीडी में लाइन ऑफ साइड डेपोजिशन होती है। लाइन ऑफ साइड मीन सिर्फ फ्रंट साइज प्रॉपर्ली कोट होती है। आपने सबसे रखा है एक रेक्टेंगुलर वो स्ट्रिप है, तो उसका जो फ्रंट साइड है वो कोट होगा, उसकी साइडें, जैसे एक रेक्टेंगुलर आपके पास ऑब्जेक्ट है ना, तो उसके 6 फेसेस होते हैं ना किसी भी रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट के जो है। तो थिन फिल्म अगर आपने स्क्वायर शेप में ली हुई है, एक पीस लिया हुआ है, कोई छोटी सी आईसी है, तो एक रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट है तो उसके 6 फेसेस हैं। तो पीवीडी में हम यहाँ पे इसको सामने रखा हुआ है, तो ये लाइन ऑफ साइड क्या डेपोजिशन होती है कि ये चीज़ सामने पड़ा हुआ है, ये सबस्ट्रेट है, इधर से प्लाज्मा आ रहा है, ये इसके सामने वाली साइड को कोट करेगा। तो ये इसकी जो ये बैक साइड है, ये अपर साइड है, बॉटम साइड है, ये बाकी जो 5 फेसेस हैं उन पर यूनिफॉर्म कोटिंग नहीं हो सकती। कुछ प्लाज्मा ऊपर जाके
इसके ऊपर से ऐसे गुजर जाएगा, थोड़ा बहुत कोट कर देगा अपर साइड को, लोअर साइड को, बैक साइड तो कोट होने के चांसेस हैं ही बड़े कम इसमें, सिर्फ फ्रंट साइड ही कोट होती है। और ऑप्टिकल सीडीज हो गई, हार्ड डिस्क होगी, इनमें हमें फ्रंट साइड ही कोट करनी होती है। तो इसलिए पीवीडी के उन प्रोसेस में नो प्रॉब्लम हम इजीली यूज़ कर सकते हैं, जिसमें जस्ट एज ए थिन फिल्म आपने कोटिंग एक साइड पे करनी है। लेकिन आपके पास जैसे एक डेकोरेशन पीसीज हैं, वो जार शेप के हैं, कोई सराई शेप के हैं, स्फेरिकल शेप के हैं, या उसमें क्या है डीप होल्स हैं, ऐसी चीज़ है, ठीक है, आपके पास जो है, तो उसमें आपने अंदर बाहर सारी क्या है वो कोटिंग करनी है एक जैसी, हर साइड से एक जैसी करनी है, तो फिर आपको क्या है पीवीडी टेक्निक सूटेबल नहीं है। तो इस तरह की चीज़ों को कोटिंग करने की जो हर साइड से क्या आपने करनी है, तो सीवीडी बेस्ट है, क्योंकि इसमें जो पिक्चर्स हैं उनका फ्लो बहुत हाई होता है। पीवीडी में प्लाज्मा बड़ा डाइल्यूट सा होता है, ठीक है, वो ज़ाहिर है उसके अंदर प्रेशर वैसे ही एयर का कम होता है, और प्लाज्मा का तो जो जनरेट हो रहा होता है वो वैसे ही बड़ा कम प्लाज्मा होता है। इतना हाई फॉर्म में प्लाज्मा वेपोरेट करके अब जनरेट करना मुश्किल काम होता है। तो इसमें फिर हमारे पास ये होता है कि सीवीडी में फिर गैसियस रिएक्टेंट्स आ रहे हैं, बड़ा हाई फ्लो है, हम फ्लो को भी कंट्रोल कर सकते हैं। जस्ट यहाँ उधर तो लेज़र की एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ानी पड़ती है, या आयंस की एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ानी पड़ती है ज़्यादा प्लाज्मा लेने के लिए, ऐसे ही करना पड़ता है ना, फ्लक्स ज़्यादा लेना है प्लाज्मा का, तो आयंस, इलेक्ट्रॉन या लेज़र की एनर्जी को बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा ना, Yes, sir. ठीक है। तो उससे या तो डिस्ट्रक्टिव एवेपोरेशन होगी, ठीक है, टारगेट से रैंडम एवेपोरेशन होगी, क्योंकि आप बिल्कुल बहुत एनर्जेटिक बीम फाल करो, या फिर मेल्टिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो ज़ाहिर वहाँ रिस्ट्रिक्शन। यहाँ पे क्या है, जस्ट सिलेंडर से गैस को मूव करा रहे हैं, सिलेंडर में हाई प्रेशर पे गैस फिल है, आपने उसका वॉल्व जितना ज़्यादा खोलेंगे, जितनी ज़्यादा गैस को अलाउ करेंगे आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो गैस का बड़ा हाई फ्लक्स भी ले सकते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस वजह से फिर इसमें इतना हाई फ्लक्स होने की वजह से हर तरफ से चीज़ें इजीली कोट हो जाती हैं, तो उसमें नहीं होती वो लाइन ऑफ साइट भी, लाइन एक लाइन में सामने सामने चीज़ कोट होती है। कॉम्प्लेक्स तरह की चीज़ें जिनमें डीप होल्स भी हैं, या जैसे एक कॉम्प्लेक्स शेप का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा ऐसे उसकी शेप है, इस तरह से है, ठीक है, तो उसमें अंदर ये ट्रेंचेस भी हैं, डीप होल्स भी हैं। जैसे ज्वेलरी आइटम ही ले लो, उसमें बड़ा कॉम्प्लेक्स किस्म का डिज़ाइन बास का बना होता है, उसके अंदर तक कोटिंग करनी है, तो फिर सीवीडी का मेथड यूज़ करना पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू पीवीडी। एक मेन ये हो गया इसका एडवांटेज जो है, ठीक है। सो दिस मीन, यह सारी एक्सप्लेनेशन है, दिस मीन दैट पिन्स कैन बी अप्लाइड टू लैबोरेटरी शेप पीसेस इंक्लूडिंग द इनसाइड्स एंड अंडरसाइड्स ऑफ फीचर्स एंड दैट हाई एस्पेक्ट रेशियो होल्स। हाई एस्पेक्ट रेशियो होल्स मतलब कि जैसे एक जो चीज़ है ना, ये एक सिलेंडर है, ठीक है, ये वाइडर भी है, ठीक है, तो इसका होल क्या है, इसकी डेप्थ के लिहाज से क्या है, उसका अच्छा खासा डायामीटर है, डेप्थ और होल का डायामीटर कंपेरेबल है ना। लेकिन अगर एक सिलेंडर बहुत थिन है, वो नैरो है, अब इसमें ये सिलेंडर में डीप होल है, इसकी एस्पेक्ट रेशियो बहुत हाई है, मीन इसकी विड्थ के मुकाबले में इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है, तो इसके अंदर तक कोटिंग अगर आपने करनी है, नीचे तक साइडों इसके अंदर हर एक ऐसी, तो ये बड़ा मुश्किल का, पीवीडी नहीं कर सकते। लेकिन सीवीडी का फ्लो इतना ज़्यादा होता है, वो डीप होल्स को भी इनसाइड क्या बड़ा यूनिफॉर्मली क्या कोट कर सकते हैं। हाँ, होल खुला हो तो पीवीडी फिर क्या है, फिर पीवीडी को कोई इशू नहीं है। एस्पेक्ट रेशियो क्या है, अगर हमारे पास ज़्यादा हाई ना हो, ठीक है, डेप्थ और विड्थ कंपेरेबल हो, तो फिर कोई इशू इतना नहीं। तो ये चीज़ है यहाँ पे। In contrast, physical vapor deposition techniques such as sputtering or evaporation generally require line of sight between the surface to be coated and the source। ठीक है, तो जिस सरफेस को कोट करना है, सोर्स से प्लाज्मा आ रहा है, ये लाइन ऑफ साइट रिक्वायर्ड, इससे बिल्कुल सामने आपने सबस्ट्रेट को रखना है, तभी क्या वो सामने से ही सिर्फ कोट होगा। Second advantage of CVD is that in addition to the wide variety of material that can be deposited, they can be deposited with very high purity। हम बड़े प्योर फॉर्म में मटेरियल्स को इससे ग्रो कर सकते हैं। किस तरह से, क्या वो आगे लॉजिक दे रहे हैं, दिस रिजल्ट्स फ्रॉम द रिलेटिव ईज विद विच इम्प्योरिटीज आर रिमूव्ड फ्रॉम गैसियस प्रिकर्सर्स यूजिंग डिस्टिलेशन टेक्निक्स। ठीक है, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये है कि जब आप रिएक्टेंट्स आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो अब रिएक्टेंट्स में अगर इम्प्योरिटीज़ हैं, ये ए रिएक्टेंट है, ठीक है, गैसियस फॉर्म में एक बी रिएक्टेंट जा रहा है, तो हम इनको यहाँ रिएक्शन से पहले इनकी डिस्टिलेशन करके इनके अंदर से इम्प्योरिटीज़ को अलग कर सकते हैं ना। जैसे पेट्रोलियम की आपने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक टॉपिक पढ़ा होगा कहीं केमिस्ट्री में, या
या सुना होगा पेट्रोलियम क्रूड ऑयल से हम Yes, sir. चीज़ें निकालते हैं ना, सेपरेट करते हैं, उसमें डीजल भी है, पेट्रोल भी है, मोबाइल ऑयल भी है, और एंड पे ये कोल तार है, ये जो लोग सी और सड़कों पे हम डालते हैं, ये बिल्कुल एंड पे उसकी प्रोडक्ट बचती है, वो भी काम आ जाती है। ठीक है, तो हर फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में कई चीज़ों, जैसे ये चीनी बनती है, यहाँ पे भी बहुत सारा रॉ मटेरियल बनता है ना, यहाँ पे भी है, कई बाई प्रोडक्ट्स होती हैं जो है। तो इस तरह से ये चीज़ है कि इसमें आप प्रिकर्सर्स को डिस्टिलेशन के प्रोसेस से गुजार के जो अनवांटेड उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ होती हैं उनको सेपरेट कर सकते हैं, राइट। तो इस तरह से आपका फिर जो प्रिकर्सर रिएक्टेंट प्योर हो गए ना। लेकिन ये काम अगर हमें पीवीडी में करना है वहाँ पे भी हो सकता है, ये नहीं कि ये सिर्फ इसी का एडवांटेज है, लेकिन इसका है तो हम बात कर रहे हैं वो उसका भी है कि वहाँ टारगेट प्योर बना लें आप, पॉसिबल है ना, वहाँ पे भी अल्ट्रा प्योर टारगेट बना लें, कोई पाबंदी तो नहीं है ना। यहाँ पे प्योर कर रहे हैं ना उसे, जैसे मार्केट से हम केमिकल लेते हैं तो जो 90% प्योर है वो बहुत ही चीपर केमिकल है, आपको फ्यू हंड्रेड में 1 kg मिल जाएगा केमिकल, और वही केमिकल जब 98-99% पे आप परचेज करते हैं प्योरिटी पे, वो उससे आपको 10 से 100 टाइम्स ज़्यादा कॉस्ट में मिलेगा, वो 1000 में उसकी कॉस्ट होगी। कुछ जो रेयर अर्थ एलिमेंट वो तो इतने एक्सपेंसिव हैं कि वो आपको 20 ग्राम 30 ग्राम आपको 20-30,000 40,000 में मिलेगा वो केमिकल। आम केमिकल होता है, कोई ऐसा भी नहीं कि वो गोल्ड है या इस तरह का कोई केमिकल उसमें साल्ट है गोल्ड का, ये रेयर अर्थ एलिमेंट है, कोई भी रेयर अर्थ हो सकता है, ठीक है। जैसे सीरियम है, कोई इस तरह की और है एलिमेंट रेयर अर्थ है, तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो ये चीज़ है कि इसमें फिर ये एडवांटेज, जो कुछ एडवांटेज आ रहे हैं, जैसे लाइन ऑफ साइट जो है, सॉरी कन्फॉर्मल कोटिंग सिर्फ इसी का एडवांटेज है, यानी हर साइड पे एक जैसी कोटिंग, वो यहाँ पे हमने डिस्कस भी कर लिया कि पीवीडी में ये एडवांटेज नहीं मिलता। यहाँ दूसरा जो एडवांटेज लिखा है कि प्योरिटी के साथ पीवीडी का नहीं कंपेयर किया गया यहाँ, लेकिन पीवीडी में भी हम याद रखें हाई प्योरिटी की चीज़ ग्रो कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो ये इसमें रिलेटिव ईज बता रहा है डिस्टिलेशन प्रोसेस में जो है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे थर्ड एडवांटेज एंड अदर एडवांटेज इंक्लूड्स रिलेटिवली हाई डेपोजिशन रेट्स, ठीक है, कि हाई डेपोजिशन रेट रिलेटिवली हैं कि उसके मुकाबले में पीवीडी के मुकाबले में हमें क्या जो हाई डेपोजिशन रेट क्या मिलते हैं इसमें। एंड द फैक्ट दैट सीवीडी ऑफन डज नॉट रिक्वायर्ड अ हाई वैक्यूम, फोर्थ एडवांटेज कि ऑफन अक्सर इसमें हाई वैक्यूम रिक्वायर नहीं होता, ज़्यादा से ज़्यादा प्राइमरी या हद होगी सेकेंडरी वैक्यूम कहीं रेयर केस में रिक्वायर्ड हो, अल्ट्रा हाई कभी भी इसमें रिक्वायर्ड नहीं होता। कल वाली बात कि इसमें क्योंकि डेपोजिशन रेट बहुत हाई है ना, फ्यू नैनोमीटर या 10 नैनोमीटर कोट करना है तो ये तो विद इन सेकेंड कोट हो जाती है फिर जो है, ठीक है। इससे ज़्यादातर आपने थिकर कोटिंग करनी हो तो उसमें आपको एडवांटेज बहुत ज़्यादा मिलता है। इसमें थिन भी हो सकती है, ये नहीं कि नैनोमीटर वाली नहीं हो सकती, वो भी हो सकती हैं, लेकिन क्या थिकर कोटिंग में आपको ज़्यादा एडवांटेज है क्योंकि डेपोजिशन रेट बहुत हाई है। कमर्शियल स्केल पे आपने माइक्रोमीटर्स में कोटिंग करनी है या हंड्रेड्स ऑफ नैनोमीटर में करनी है तो बड़ी रैपिडली, बड़ी इजीली, बड़ी अच्छी क्वालिटी की थिन फिल्म आपके इससे क्या ग्रो कर सकते हैं। तो ये मल्टीपल कोटिंग है, जैसे आपने हीट रेजिस्टिव कोटिंग करनी है, ठीक है, या रिफ्लेक्टिव कोटिंग करनी है, आपने किसी सरफेस से लाइट को रिफ्लेक्ट करवाना है तो रिफ्लेक्टिंग कोटिंग मिरर्स पे जैसे हम करते हैं, या कोई और किसी सरफेस पे आपने हीट ना एब्जॉर्ब हो, हीट ज़्यादा से ज़्यादा रिटार्ड हो, रिफ्लेक्ट हो, ठीक है, तो वो कोटिंग करनी है। इस तरह की कोई भी मल्टीपल कोटिंग हम क्या इस टेक्निक से क्या कर सकते हैं मल्टीपल पर्पज़ के लिए। जिस तरह हार्ड डिस्क के लिए मैग्नेटिक मटेरियल कोटिंग की जाती है, ऑप्टिकल सीडी में भी इस तरह स्पेसिफिक मटेरियल्स की कोटिंग की जाती है। तो ये चीज़ें हर तरह की, इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन है जो आप कर सकते हैं। डिसएडवांटेज भी होते हैं हर प्रोसेस के, इसके क्या हैं? नंबर डिसएडवांटेज वन ऑफ प्राइमरी जो है हमारे पास इज द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रिकर्सर्स। प्रिकर्सर्स की प्रॉपर्टी जो मैं पहले बात कर चुका हूँ, आइडली द प्रिकर्सर नीड टू बी वोलेटाइल एट नियर रूम टेम्परेचर, दिस इज नॉन ट्रिवियल फॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल, although the use of metal organic precursor has eased the situation। पीरियोडिक टेबल में कई एलिमेंट के हैं वो हमारे पास क्या वोलेटाइल नहीं है रूम टेम्परेचर पे, तो फिर हम मेटल ऑर्गेनिक को मिक्स करके इस तरह के कहीं वहाँ से जहाँ वो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक अवेलेबल नहीं है, पीरियोडिक टेबल में इनऑर्गेनिक है ना सारे मटेरियल्स, ठीक है, तो वहाँ से हम क्या इस तरह से फिर कुछ और टाइप प्रिकर्सर का यूज़ कर लेते हैं, इसका अल्टरनेटिव मौजूद है, हम कर लेते हैं, इससे हम कुछ काफ़ी हमें आसानी हो जाती है। सेकंड, सीवीडी प्रिकर्सर कैन आल्सो बी हाईली टॉक्सिक, ये भी प्रिकर्सर के हवाले से, रिएक्टेंट्स के हवाले से एडवांटेज है कि कई जो होते हैं प्रिकर्सर बहुत टॉक्सिक, जैसे निकल
कार्बन मोनोऑक्साइड का ये जो क्या है हमारे पास प्रिकर्सर है, इसमें से मेन हम जो लेंगे निकल लेना चाहेंगे, कहीं निकल कोट करनी है। जैसे मैंने कहा ये निकल का क्लोराइड की फॉर्म में प्रिकर्सर होता है, नाइट्रेट की फॉर्म में, हैलाइड्स की फॉर्म में। तो ये क्या है, कार्बन निकल कार्बन मोनोऑक्साइड है या उसका है, तो ये टॉक्सिक है प्रिकर्सर, इसकी नेचर टॉक्सिक है। या टॉक्सिक होते हैं या एक्सप्लोजिव होते हैं, उसकी एग्जांपल है B2H6 है, बोरॉन का ये क्या प्रिकर्सर है। या कोरिजिव होते हैं, सिलिकॉन क्लोराइड है, सिलिकॉन का क्लोराइड है, इसमें सिलिकॉन लेना है, इसमें बोरॉन आपने लेना है। तो ये कोरिजिव है, जंग लगता है, मतलब ये चीज़ों को आपकी चैम्बर की बॉडी को गला देगा, गल जाएगा, वो जंग लग जाएगा, उसकी रस्टिंग होगी। तो एक्सप्लोजिव, कोरिजिव, टॉक्सिक, ठीक है, डेंजरस, हर लिहाज से प्रिकर्सर्स की अपने अपने क्या कुछ जो बैड इफेक्ट्स होते हैं। द बाई प्रोडक्ट्स ऑफ CVD रिएक्शंस कैन आल्सो बी हैजर्डस। तो ये तो रिएक्टेंट्स की बात हो रही है, रिएक्टेंट्स ही टॉक्सिक है। ये इवन हम जो नैनो पार्टिकल केमिकली बनाते हैं ना, उसमें भी ये इशू है, क्योंकि जो भी केमिकल प्रोसेस होता है ज़्यादा उसमें अक्सर टॉक्सिसिटी इन्वॉल्व होती है। तो इससे साइंटिस्ट रिसर्च करते रहते हैं कि पहले तो चलो जी वो कहते हैं कि चाहे टॉक्सिक भी हो, रिसर्च की जाती है कि जो प्रोडक्ट बन रही है क्या बना सकते हैं हम, तो उस प्रोडक्ट की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या बेनिफिट है। अगर अच्छी बेनिफिट मिले नैनो स्केल पे या उस प्रोडक्ट के, फिर प्रिकर्सर्स को सर्च कर लिया जाता है कि अगर यही केमिकल रिएक्शन, यही प्रोडक्ट हमें किसी और प्रिकर्सर से मिल जाए तो फिर उसकी टॉक्सिसिटी को क्या ख़त्म किया जा सकता है। तो ये नैनो में भी कई अभी चैलेंजेस हैं कि कई केमिकल रिएक्शन जो नैनो पार्टिकल केमिकली बनाते हैं, उसमें अभी भी जो रिएक्टेंट्स हैं वो या बाई प्रोडक्ट जो बनती हैं, रिएक्टेंट ना भी टॉक्सिक हो तो बाई प्रोडक्ट कई दफ़ा क्या है वो टॉक्सिक होती है या वो एक्सप्लोजिव होती है। जैसे ये बाई प्रोडक्ट्स में अक्सर कौन सी बनती है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, हाइड्रोजन बनती है, हाइड्रोजन एक्सप्लोजिव है, ठीक है, HF गैस ये बनती है। सम ऑफ दीज प्रिकर्सर्स स्पेशली द मेटल ऑर्गेनिक प्रिकर्सर कैन आल्सो बी क्वाइट कॉस्टली। ये भी चौथा तीसरा ड्रॉबैक प्रिकर्सर के वाले से है, ठीक है, कि क्वाइट कॉस्टली होते हैं कई प्रिकर्सर्स। तो इसके लिए अल्टरनेटिव साइंटिस्ट ढूंढ रहे हैं। PVD में भी कई हैं, कई आपके टारगेट से होते हैं, बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट के टारगेट या नोबल मेटल्स के टारगेट जो होते हैं बहुत महंगे होते हैं। द अदर मेजर डिसएडवांटेज इज द फैक्ट दैट फिल्म्स आर यूजुअली डिपॉजिटेड एट एलिवेटेड टेम्परेचर। ये पहले ही बात कर चुके हैं, एलिवेटेड मीन हाई टेम्परेचर। यूजुअली जरूरी नहीं, जैसे रेंज बताई है 200 से शुरू होती है रेंज 16, लेकिन नॉर्मली इसका मोर देन 1000 टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है अक्सर केसेस में। दिस पुट्स सम रिस्ट्रिक्शंस ऑन द काइंड ऑफ सबस्ट्रेट्स दैट कैन बी कोटेड। ये इससे लिमिटेशन आ जाती है कि हम हर तरह का सबस्ट्रेट यूज़ नहीं कर सकते जिस पे थिन फिल्म कोट करनी है। कैसे इसको ज़रा इंटरप्रेट करेंगे इस पॉइंट को, टेम्परेचर से रिलेट कर रहा है। जी से 50 पार्टिसिपेंट चले गए। ओके, नहीं मतलब है कि पहले सबस्ट्रेट को ये हीट किया जाता है जिस पे कोटिंग करनी हो, तो हर सबस्ट्रेट तो 1600 टेम्परेचर नहीं ना बियर कर सकता, कि कर सकता है? हर मटेरियल को आप अपने हाई टेम्परेचर पे हीट कर सकते हैं? नो सर, नहीं कर सकते। हो सकता है वो मैकेनिकली इनस्टेबल हो जाए, क्रैक हो जाए, वो क्या है ब्रेक कर जाए, हो सकता है वो मेल्ट हो जाए। तो ज़्यादा हर सबस्ट्रेट कितना हार्ड है, कितना स्ट्रॉन्ग है, डिपेंड करता है। सिलिकॉन का जो सिलिकॉन में मेरे ख्याल में लेस देन 1000 ही बियर कर सकता है, 800 समथिंग, इसका बड़ा कम है इसका भी टेम्परेचर जो बियर करने का। और कुछ और सबस्ट्रेट भी ऐसे हैं, कुछ होते हैं ऐसे जो बहुत हाई टेम्परेचर बियर कर लेते हैं। तो अगर हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड है तो फिर वो CVD उस पर नहीं हो सकती, PVD की तकनीक हो सकती है, हमें क्या कोट है करनी पड़ेगी। हो सकता है जो मटेरियल CVD से 1600 पे कोट हो रहा है, PVD प्रोसेस है वही क्या है उस पर रूम टेम्परेचर पे ग्रो हो जाए, 500 पे हो जाए, 300 पे हो जाए। तो ये एक इसका ड्रॉबैक है कि हर तरह का जब ज़्यादा मोस्टली हमें सिलिकॉन यूज़ करना होता है, हमारे जितने डिवाइसेज हैं, या एलुमिनियम ऑक्साइड अक्सर यूज़ होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड यूज़ होता है, कुछ चंद एक सबस्ट्रेट है कॉमन है जो मोस्टली लोग यूज़ करते हैं। तो इस वजह से यहाँ रिस्ट्रिक्शन आ गई। तो टेम्परेचर की वजह से मोर इम्पॉर्टेंटली इट लीड्स टू स्ट्रेसेस इन द फिल्म डिपॉजिट ऑफ द मटेरियल विद डिफरेंट थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट
क्योंकि फिल्म का थर्मल टेम्परेचर कोएफिशिएंट डिफरेंट है, सबस्ट्रेट का डिफरेंट है। हाई टेम्परेचर पे सबस्ट्रेट भी हीट होकर एक्सपेंड करता है, तो फिल्म उस पर ग्रोथ तो होगी हाई टेम्परेचर पे। जब कूल डाउन होगी, फिल्म का थर्मल कोएफिशिएंट डिफरेंट है, सबस्ट्रेट का डिफरेंट है, तो जब वो कूल डाउन होगी तो फिल्म में क्या है, स्ट्रेस प्रोड्यूस हो जाएगा, क्योंकि दोनों का लैटिस कांस्टेंट भी सेम नहीं होगा, अक्सर सेम नहीं होता, या इस हीट की वजह से फिल्म में क्या स्ट्रेस आ जाती है, तनाव आ जाता है। तो जिस फिल्म में स्ट्रेस होगा वो रिलैक्स नहीं होगी, उसमें उसकी प्रॉपर्टीज मॉडिफाई होगी। ये भी प्रैक्टिकली प्रूव्ड है। मैग्नेटिक फिल्म है तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चेंज हो जाएंगी, ऑप्टिकल फिल्म है तो ऑप्टिकल प्रॉपर्टी मॉडिफाई हो जाएंगी। जस्ट स्ट्रेन फिल्म में रिड्यूस हो, जैसा आप रबर है ना, इसको आप स्ट्रेच करते हैं, स्ट्रेन प्रोड्यूस हो जाती है ना। यस सर। इस तरह कई मेटल्स हैं, कई मटीरियल, अगर आप उन्हें स्ट्रेच कर ली, जैसे मेटल है उसकी स्ट्रिप है, उसको जोर से खींचे तो स्ट्रेच हो जाती है ना मेटल की स्ट्रिप भी। ठीक है, रबर जितनी नहीं होगी लेकिन कुछ ना कुछ तो होगी ना स्ट्रेच। अगर आप उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी थर्मल स्ट्रेच फॉर्म में फाइंड करें, आप देखेंगे वो डिफरेंट होगी। तो ये स्ट्रेन भी हीट की वजह से प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, और वी कैन कॉज मैकेनिकल इंस्टेबिलिटी इन द पॉजिटिव डिफरेंट, इससे क्या वो क्रैक भी हो जाती हैं, ठीक है, स्ट्रेस भी आ जाती है, ये सारे क्या डिफरेंट है हाई टेम्परेचर की वजह से क्या प्रॉब्लम आती है। ठीक है, ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। ठीक है, अभी ये सेशन एंड होने वाला है, 2 मिनट से आप इसमें भी क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके बाद आप फिर नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। ये ओवरऑल सीवीडी पीवीडी का भी कंपैरिजन हो गया। जरा जो ड्रॉबैक सीवीडी के हैं वो उसके एडवांटेज बन जाते हैं पीवीडी के, तो इसका उसका उल्ट होगा एक दूसरे का। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, ओके, एक डिफरेंस और बता दूं इस टॉपिक में था, इट इज़ डन इन हॉट वॉल रिएक्टर्स एंड कोल्ड वॉल रिएक्टर्स। ठीक है, तो फ़र्क क्या है हॉट और कोल्ड वॉल रिएक्टर में? दोनों में हीट तो जनरेट हो रही है ना। ठीक है, हॉट वॉल में इधर से हीट जा रही है, और कोल्ड वॉल में डायरेक्ट हम यहाँ सबस्ट्रेट के नीचे फिलामेंट लगा होता है। ठीक है, जिस तरह पीवीडी में होता था सैंपल होल्डर, सबस्ट्रेट होल्डर के पीछे इलेक्ट्रिकल फिलामेंट होता है, करंट गुजारते थे तो उससे क्या है वो हीट होता था। जिस तरह एक हॉट प्लेट है, जैसे हम चूल्हा यूज़ करते हैं गैस का, तो हॉट प्लेट इलेक्ट्रिक हॉट प्लेट होती है, उसके ऊपर कोई चीज़ आप रखते हैं, हॉट प्लेट के नीचे इलेक्ट्रिकल फिलामेंट्स होते हैं जो हीट करते हैं उसको। वो सिरामिक प्लेट होती है, सिरामिक मेटालिक टाइप, तो उसके ऊपर जो चीज़ रखते हैं वो भी हीटअप हो जाती है। और हम केमिकल रिएक्शन ऐसे ही करते हैं, हॉट प्लेट पे ही करते हैं, इलेक्ट्रिकली हीटिंग करते हैं, बीकर के अंदर सॉल्यूशंस को मिक्स करते हैं और उसे एक हॉट प्लेट के ऊपर रख देते हैं। उसकी रेंज होती है टेम्परेचर की 200, 250, 150, मैक्सिमम 2 से 300 तक उसकी रेंज होती है। इतने पे आप चीज़ों को हीटअप कर सकते हैं। तो इसमें फ़र्क कहते हैं, जो क्लेम किया जाता है, एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी है, कि ये जो इसका जो होता है कि जब आप हॉट प्लेट से जो यूनिफॉर्म हीटिंग नहीं मिलती, उसके ऊपर चीज़ को रखते हैं ना, वो हर जगह से यूनिफॉर्म नहीं है, नैनो स्केल लेवल पे, माइक्रोस्कोपी लेवल पे सैंपल को हर जगह पे एक जैसी हीट मुश्किल से मिलती है। लेकिन जब आप इस तरह से हीट, जब ये कंपार्टमेंट में अंदर जा रही हो हीट, इसे रेडिएशन की फॉर्म में हीट जाती है, क्योंकि वॉल से हीट ने निकलना है और रेडिएशन की फॉर्म में जाके उसने इन चीज़ों को हीट करना है जाके। तो जो रेडिएटिव हीटिंग होती है ये ज़्यादा यूनिफॉर्म होती है एज़ कम्पेयर के आप किसी फिलामेंट से क्या एक हॉट प्लेट को हीट करें, उसके ऊपर फिर पड़ी हुई चीज़ हीट हो। तो इस वजह से ये 2 टाइप्स हैं डिफरेंट है। ठीक है, ज़रा ये रिएक्टर्स ज़रा एक्सपेंसिव हो सकते हैं जो हॉट वॉल हैं, एज़ कम्पेयर टू कोल्ड वॉल, थोड़ा कॉस्ट का फ़र्क आ सकता है जो है। ठीक है, तो ये है कि डिफरेंट और लिमिटेशन इस तरह के हिसाब से आ जाती हैं, हर एक एडवांटेज भी हैं, डिसएडवांटेज भी हैं। लेकिन ये थोड़ा सा मैं डिफरेंस बता दिया कि हॉट और कोल्ड वॉल में हीटिंग का यूनिफॉर्म हीटिंग हॉट वॉल में ज़्यादा होती है, कोल्ड वॉल में फिर ये फिलामेंट नहीं होते, अंदर इलेक्ट्रिकल हीटर लगे होते हैं इसके अंदर ही जो है।
वो भी बड़े फाइन किस्म के होते हैं, कि वैक्यूम के अंदर या इस तरह के चैम्बर में जो हम हीटर यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल, बड़े फाइन किस्म के होते हैं, तो अच्छी क्वालिटी है। लेकिन फिर भी हीटर से आप एक सरफेस को हीट कर रहे हैं तो 100% एक सरफेस ज़रूरी नहीं वो हीट हो रही होती है, ठीक है। जैसे एक फ्राई पैन बड़ा सा चूल्हे के ऊपर भी आप रखते हैं, तो क्या ऐसा होता है कि उस फ्राई पैन में हर जगह पे एक जैसी हीट हो, टेम्परेचर हो उसका, होता है ऐसा? नो सर। नो सर, दरमियान से अक्सर सेंटर में बहुत ज़्यादा होगा, ख़ास तौर पे सेंटर में, साइडों में रखा वो सेंटर में भी हर जगह एक जैसा नहीं होगा। और हम तो यहाँ माइक्रोस्कोपी लेवल पे बात कर रहे हैं, मैक्रो पे सेम नहीं हो सकता, तो माइक्रो पे कैसे सेम होगा, ठीक है, या नैनो पे कैसे सेम हो सकता है। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है, ये चीज़ ऐसे है तो क्यों है, ऐसा क्या एडवांटेज है। ये चैप्टर 3 कंप्लीट हुआ, तो नैनो फैब्रिकेशन का पोर्शन जो चैप्टर 2 में भी हमने स्टार्ट किया था, वहाँ हमने 0D और 1D मटेरियल्स की नैनो फैब्रिकेशन डिस्कस की थी, और चैप्टर 3 में 2D मटेरियल्स की नैनो फैब्रिकेशन। इसमें टेक्निक्स को थिन फिल्म डेपोजिशन कहा जाता है। उसमें जो टेक्निक्स हमने यूज़ की थी 0D और 1D के लिए, कौन सी टेक्निक यूज़ की थी 0D और 1D नैनो फैब्रिकेशन के लिए? अगर मैं टेक्निक्स वैसे पूछूँ तो इन जनरल आप बता सकते हैं कौन सी टेक्निक यूज़ की थी, उनके नाम? जिस तरह PVD CVD 2 टाइप्स थी ना, या 2 टेक्निक्स थी ना थिन फिल्म को डिपॉजिट करने के वाले से, वहाँ 2 मेजर टाइप्स कौन सी थी? मेजर टाइप पहले 2, फिर आगे उनकी फर्दर टाइप्स आती हैं। टॉप डाउन और बॉटम अप से। क्या बस टॉप डाउन और बॉटम अप थी 2 मेजर? टॉप डाउन में मेन कौन सी टेक्निक थी? एक जस्ट सिंपल नेम, जनरल नेम बताना है। टॉप डाउन में मेन एक टेक्निक जो यूज़ की जाती है लिथोग्राफी। लिथोग्राफी। उसके आगे फिर टाइप्स आ जाएंगी, ठीक है, फिर लिथो की आगे टाइप्स आती हैं। मेन लिथोग्राफी, मेन टॉप डाउन, पहले 2 मेन क्लासिफिकेशन, फिर आगे उसकी टाइप्स। टॉप डाउन में लिथोग्राफी आ जाती है। जिस तरह इसमें PVD थी और CVD, PVD की आगे टाइप्स हैं स्पटरिंग, लेज़र एट्सेट्रा, और CVD की हमने कुछ टाइप्स आज बात की। तो फिर दूसरी बॉटम अप है, उसमें भी टाइप्स आ जाती हैं ना। बॉटम अप में नाम तो बताए थे आपको, चल देख। केमिकल रिडक्शन मेथड, ठीक है, को प्रेसिपिटेशन मेथड, सारे केमिकल मेथड्स हैं, ठीक है, नैनो फैब्रिकेशन बॉटम अप में आते हैं जो, ठीक है। वेट केमिकल मेथड्स हैं मोस्टली जो, राइट। और लिथोग्राफी ऑप्टिकल, ई बीम और नैनो इम्प्रिंट ये। तो इस तरह से ये जनरल चीज़ हैं। इस तरह से कम से कम आपको क्लासिफिकेशन आनी चाहिए, मेजर क्या है और आगे सब क्या है, किस लेवल पे। आपसे मेजर भी पूछी जा सकती है, माइनर भी, कोई चीज़ भी कहीं पे भी आपको इंटरव्यू में कोई भी पूछ सकता है जो है। तो जिसने पढ़ा होगा सही गौर से तो उसे पता होता है। तो फैब्रिकेशन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है कि आपने पहले तो था कि जी जब आप थीसिस भी परफॉर्म करते हैं ना, तो ये जो 4 चैप्टर है ना, ये थीसिस में भी आप जब थीसिस लिखते हैं तो ये 4 स्टेप्स ही होते हैं थीसिस में। सबसे पहले आप इंट्रो लिखते हैं थीसिस में, आपने रिसर्च वर्क का, उसमें आप बताते हैं कि जो मटेरियल पे आप काम करना चाह रहे हैं उसकी क्या वर्थ है, क्या एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, उस पर क्या जनरल इंट्रोडक्शन उसका बताते हैं। तो हमने पहले चैप्टर में यही किया, नैनो मटेरियल्स, हमने इन जनरल बात की है, किसी एक मटेरियल को टारगेट नहीं किया कि नैनो मटेरियल्स क्या होते हैं, नैनो का स्केल पे प्रॉपर्टीज़ क्यों चेंज होती हैं, ठीक है, वो सारे फिर एप्लीकेशन भी बताएं, कुछ चंद यूनिवर्सल नैनो मटेरियल्स की बात भी की। कौन से यूनिवर्सल नैनो मटेरियल्स की हमने बात की है जो यूनिवर्सल है, किस्म की उनकी प्रॉपर्टीज़ बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं, जो हमने कोई बात की है, बता सकते हो कौन से हैं? ग्राफीन है, तो हम कहेंगे कार्बन बेस्ड नैनो स्ट्रक्चर, जो इन जनरल कहेंगे कार्बन बेस्ड नैनो स्ट्रक्चर, और स्पेसिफिक उसमें एक ग्राफीन है। ग्राफीन कौन सा मटेरियल है, 0D 1D या 2D है? और कौन सा यूनिवर्सल मटेरियल है जो कार्बन बेस? जैसे हमने कार्बन बेस पढ़े थे ना, जो बहुत ज़्यादा जिनकी एप्लीकेशन हैं, बहुत ज़्यादा आगे फ्यूचर में यूज़ हो रहा है। ग्राफीन के साथ कार्बन बेस और कौन सा था? कार्बन नैनो ट्यूब्स, ठीक है। बाकी बाज़ का यूज़ कम रिपोर्टेड है, बहुत कम है, लेकिन कार्बन नैनो ट्यूब और कार्बन नैनो ट्यूब का काफ़ी, और ग्राफीन का तो क्या सिलिकॉन के कंपेटिबल है ना इसके साथ, इसका अल्टरनेटिव भी सोचा जा रहा है सिलिकॉन का जो है, तो कार्बन के मुकाबले, क्योंकि ग्राफीन एक थिन फिल्म है और मोस्टली जो टिप्स बनती हैं वो थिन फिल्म से बनती हैं। ट्रांजिस्टर थिन फिल्म से बनाए जाते हैं ना,
उसकी लिथोग्राफी करके, यस राइट। सर। तो 2D जो मटेरियल आएगा ना, जो नैनो स्केल पे कोई भी 2D है, ग्राफी से कोई अच्छा आएगा, उस 2D का स्कोप ज़्यादा है। 2D से डिवाइसेस जितने बनते हैं वो 2D मटेरियल से बनते हैं, ठीक है। कार्बन ट्यूब भी ठीक है, इसमें केमिकल एप्लीकेशन है, बायोमेडिकल हैं और बहुत सारी हैं, कोटिंग के तौर पे यूज़ होती हैं। लेकिन माइक्रो प्रोसेसर, चिप्स, ये वो सारा डाटा स्टोरेज में ये वो जो चिप्स यूज़ होती हैं, ठीक है, वो ज़्यादातर 2D मटेरियल से ही आगे बनाई जाती हैं। तो अच्छा, सैंपल पहले हमें ये सारा एप्लीकेशन डिस्कस करते हैं, थीसिस में भी इसी तरह। नेक्स्ट स्टेप आता है कि आप अपना सैंपल बनाएंगे कैसे। आप एक चैप्टर पूरा लिखते हैं, कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, उसमें आप पहले सारी टेक्निक्स बताते हैं कि ये टेक्निक दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं। फिजिकल मेथड भी हैं, केमिकल भी हैं। मैंने फिजिकल चूज़ किया, आप अपनी लॉजिक बताते हैं कि मैंने क्यों फिजिकल चूज़ किया। आप सारे एडवांटेज बताना शुरू कर देंगे और केमिकल के ड्रॉबैक बताएं। जो केमिकल वाले हैं वो उसके एडवांटेज बता लेंगे, सारे हर चीज़ के एडवांटेज होते हैं, और ड्रॉबैक भी बता देंगे फिजिकल के जो है। तो आपने अपने एक मेथड को जस्टिफाई करना, तो मैंने ये क्यों चूज़ किया। वो फैब्रिकेशन हमने पढ़ ली, कैसे फैब्रिकेट किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कैसे करना है। तो थीसिस में लिखते भी आप हैं, सिर्फ अपना मेथड ही नहीं लिखते, बाकी मेथड भी लिखते हैं जो एग्जिस्ट करते हैं। मेन मेथड जो हमने डिस्कस किए हैं, यही यूनिवर्सल मेथड है जो अभी भी करंटली यूज़ हो रहे हैं जो है। और थर्ड स्टेप पे आते हैं, आपने सैंपल बना लिया, ठीक है जी। अब आपने चेक करना है ना सही बना भी है या नहीं बना, होता है ना। इंडस्ट्री में भी क्वालिटी कंट्रोल यूनिट होता है ना, जो चेक करता है कि क्वालिटी चेक करता रहता है डेली बेस पे। जो आप प्रोडक्शन कर रहे हैं उसकी क्वालिटी साथ साथ मॉनिटर हो रही होती है, करते हैं ना क्वालिटी कंट्रोल में। कहीं आपने सुना होगा, आपने अपने रिलेटिव में, कज़न में जो जॉब करता है, उसकी इंडस्ट्री में क्वालिटी कंट्रोल में जॉब है जो। यस सर। तो वो सैंपल्स लेते रहते हैं, जो चीज़ प्रोडक्ट बन रही है सैंपल्स लेके उसकी टेस्टिंग करते रहते हैं, उसके पैरामीटर चेक करते रहते हैं। और समटाइम एक पूरा बैच उसमें फॉल्ट आ जाता है कि वो बैच सही पूरी उसकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं, किसी एक लापरवाही की वजह से, किसी एक बंदे की, ठीक है। ऑटोमेटिक प्रोसेस काफ़ी वहाँ होता है, लेकिन ह्यूमन बीइंग भी इन्वॉल्व होते हैं। इंसानी गलती से बहुत सारी चीज़ें क्या वहाँ पे आपके प्रोडक्ट में फॉल्ट आ जाती है। इवन ये जो आपके सेल फोन्स आते हैं, बैटरीज आती हैं, इसका पूरा एक जो बैच बनता है, एक फॉल्ट आ गया तो फिर पूरे बैच में आता है, क्योंकि आपने एक वक्त में एक एक नहीं बनानी होती है। आप एट अ टाइम हज़ारों बैटरियाँ, हज़ारों सेल फोन की वो चिप्स इकट्ठी बना रहे होते हैं। तो वो अगर वो यूनिट में कोई गलती आ जाती है तो आपको काफ़ी लॉस होता है उसमें। बाज़ का मार्केट में चीज़ चली जाती है, वहाँ से फॉल्ट आना शुरू हो जाते हैं। पता चलता है ये बैटरियाँ तो एक्सप्लोड कर रही हैं, ये तो जो डिवाइस हैं ये वर्क जल्दी मसलन ख़राब हो रहे हैं जो है, ठीक है। उसमें कई रीज़न होती हैं, वैसे चेक की जाती है हर चिप, हर डिवाइस को एक दफ़ा क्या वो वहाँ पे इंडस्ट्री में उसको चेक किया जाता है कि वाकई ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, जो है उसकी तसल्ली कर ली जाती है। तो फिर क्या इसको कहते हैं नैनो कैरेक्टराइजेशन, कि कैरेक्टराइज करना, प्रॉपर्टी स्टडी करना। जो चीज़ आपने मैग्नेटिक मटेरियल बनाया है तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे, ठीक है। ऑप्टिकल मटेरियल बनाया है तो ऑप्टिकल प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे ना। जैसे ऑप्टिकल में बैंड गैप अगर आपको मेन इंपॉर्टेंट होता है, जितने एलईडीज़ वगैरह होते हैं, ये सोलर सेल्स हैं, इनमें सब ये क्या बैंड गैप इंपॉर्टेंट होता है। तो वाइड बैंड गैप भी सेमी कंडक्टर होते हैं, नैरो भी होते हैं। सोलर सेल के लिए नैरो बैंड गैप सेमी कंडक्टर चाहिए होते हैं, ठीक है, जिनका बैंड गैप लो हो, स्मॉल हो, जैसे सनलाइट की एनर्जी से कंपेटिबल हो। वाइड बैंड गैप की अपनी एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, वो उनकी अदर प्लेसेस पे यूज़ होते हैं। मैग्नेटिक मटेरियल में प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, उसकी मैग्नेटाइजेशन क्या है, डाइपोल मूवमेंट क्या है, उसका कोर्सिव फील्ड क्या है, सॉफ्ट मैग्नेटिक है, हार्ड है। तो जो जिस फील्ड में काम कर रहा होता है वो उस प्रॉपर्टी को मेजर करता है, ठीक है। थर्मल प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकली या थर्मली बेस्ट कंडक्टर है, थर्मल कोफिशिएंट क्या है इस मटेरियल का जो आपने बनाया है, ठीक है। और दूसरा है कि इलेक्ट्रिकली अगर आपने बनाया है, कोई इलेक्ट्रिकल कंडक्शन कैसी है, ये वो। तो ये सारी बहुत सारी टेक्निक्स हैं हर लिहाज से। ऑप्टिकल में फर्दर बहुत सारी हैं कि कई तरह से आप बैंड गैप फाइंड कर सकते हो। बीसीओ टेक्निक है जिससे आप डिफरेंट मेथड से बैंड गैप निकाल सकते हो। आप कौन सी यूज़ कर रहे हैं, कुछ हैं बड़ी प्रिसाइज हैं, कुछ लेस प्रिसाइज हैं, ठीक है। तो आपकी अगर छोटी सी लैब है तो आप एक रफ सी टेक्निक यूज़ करके बैंड गैप निकाल लेंगे, निकल आएगा, लेकिन वो क्या एक्यूरेट नहीं होगा उतना, जो उसमें कुछ एरर होगा। जैसे आप मीटर आर्ट से एक चीज़ लेंथ मेजर करते हैं फ्यू मिलीमीटर, एक वर्नियर कैलिपर से एक स्क्रू गेज से वही मेजरमेंट लेते हैं फ्यू मिलीमीटर की, कौन सी ज़्यादा एक्यूरेट होगी? सेम किसी चीज़ की थिकनेस मेजर कर रहे हैं, किसी भी चीज़ की, 3 डिफरेंट मेजरिंग डिवाइसेस के साथ, तो कौन सा ज़्यादा एक्यूरेटली बताएगा आप? स्क्रू गेज, क्योंकि इसका लीस्ट काउंट कम है, एक्यूरेसी इसकी ज़्यादा है,
तो ये आपको क्या ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू बताएगा। बाकी भी ठीक बता, लेकिन उसमें कुछ एरर होगा, उनकी लिमिटेशन है कि वो स्मॉल वैल्यू ये 100 मिलीमीटर तक बता सकता है स्क्रू गेज, 1/110 मिलीमीटर तक बता सकता है, जबकि जो मीटर रॉड है वो कितना है, मिनिमम 1 मिलीमीटर, ऐसे ही है ना। उससे कम वैल्यू हम गेस कर सकते हैं, जस्ट अंदाज़ा लगा सकते हैं 1.5 है, 1 और 2 के दरमियान रीडिंग आ रही है तो हम कह सकते हैं 1.5 है या 6 है या इतनी रफली बता सकते हैं, वो एक्यूरेट नहीं। तो इस तरह ये है कि फिर मतलब एक एक टेक्निक की आगे सब टाइप्स हैं, बैंड गैप निकालना है तो बहुत सारे, तो ये जैसे कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल, थर्मल, ऑप्टिकल, मैग्नेटिक, वो कैलकुलेट करके उससे आप मटेरियल की बता सकें मटेरियल अच्छा है या बुरा है या मीडियम क्वालिटी का है, किस क्वालिटी का है। जैसे कंडक्टिविटी बहुत हाई मिल रही है, आप कहेंगे ये मटेरियल बड़ा अच्छा है, कंडक्टिविटी बहुत लो मिल रही है तो आप कहेंगे नहीं ये अच्छा मटेरियल नहीं बना है, ठीक है, आनी इतनी चाहिए थी। एक प्रेडिक्टेड होती है ना थ्योरेटिकली, जैसे ग्राफिन की आइडियल फॉर्म में एक प्रेडिक्टेड वैल्यूज़ हैं, लेकिन जब हम इसे बनाते हैं तो इसमें बहुत सारे आपको पता है चैलेंजेस हैं बनाने में, इनमें इसमें डिफेक्ट्स आते हैं, सबस्ट्रेट बड़ा मैटर कर रहा है, किस सबस्ट्रेट पे ग्राफिन डिपॉजिट कर रहे हैं, तो आपको वो रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज़ नहीं मिल पाती, ठीक है। तो जो थ्योरेटिकली रिपोर्टेड हैं, प्रेडिक्टेड हैं, वो नहीं। तो अब हमने कौन सी कैरेक्टराइजेशन टेक्निक पढ़नी है, मोस्टली यहाँ माइक्रोस्कोपी टेक्निक पढ़ेंगे, क्योंकि सबसे पहले आपने सैंपल को देखना होता है जो बनाया है नैनो पे, ठीक है। जैसे 0D बनाया है तो आपने स्फेरिकल बनाया, तो क्या वाकई सही स्फेरिकल बना है, क्या जो साइज़ हम चाह रहे थे क्या वही साइज़ इसका आया है, वो जो है जितने साइज़ हम चाह रहे हैं, जैसे ये टेढ़ा सा स्फेरिकल है, ये थोड़ा सा क्या है उससे क्या है बेटर है स्फेरिकल, तो डायामीटर क्या जितना हम चाह रहे हैं उतना डायामीटर बना भी है या नहीं है, क्यूबिकल बना रहे हैं तो क्या क्यूबिकल शेप आई है या नहीं आई है, फिर क्या ये रफ तो नहीं बना, जैसे ये भी स्फेरिकल है लेकिन इसकी सरफेस क्या है, रफ है ना बड़ी, यस तो ऐसा ये ठीक नहीं है, ठीक है। ये वाला क्या है, ओके है, इसकी सरफेस भी स्मूथ है, बिल्कुल कोई रफनेस नहीं है, साइज भी जो है मैं कह रहा हूँ ठीक आ रहा है। इस तरह इस पर भी रफनेस हो सकती है, क्यूबिकल पे भी, ये सारी माइक्रोस्कोप से देखने से पता चलता है, और इसके लिए आम ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप नहीं यूज़ की जा सकती, आपको पता है, क्योंकि नैनो स्केल्स की चीज़ों को हम वहाँ ऑप्टिकल से मिनिमम कितनी रेजोल्यूशन है, एवरेज 300 नैनोमीटर, बल्कि 5 है कहा जाता है, 5 ही है, क्योंकि विजिबल लाइट की वेवलेंथ होती है 3 से 700, तो ऑप्टिकल में विजिबल लाइट यूज़ की जाती है, तो एवरेज वेवलेंथ 500 बनती है, तो आप 500 नैनोमीटर मिनिमम साइज़ ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं विद बेस्ट रेजोल्यूशन। उसके बाद वो ब्लर्ड इमेज होना शुरू हो जाएगा, 200 का और ब्लर्ड, 100 का और ब्लर्ड, और 100 से लेस आपको शायद नज़र ही ना आए कि ये क्या ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ठीक है। तो लिमिटेशन आ जाती है उसकी, तो इसलिए यहाँ हम जो नैनो कैरेक्टराइजेशन टेक्निक यूज़ करेंगे उसमें जिनकी रेजोल्यूशन कम अज़ कम फ्यू नैनोमीटर से लेके एटॉमिक रेजोल्यूशन तक की बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी कहते हैं इसे, इसकी रेजोल्यूशन जो है ये फ्यू नैनोमीटर है, ठीक है, 5, 2, 3, 4, 5 डिपेंड, ये क्वालिटी पे डिपेंड करता है। हर माइक्रोस्कोप में फ्यू नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन में भी नहीं मिल सकता, किसी की 50 है, किसी की 60 है, 100 तक है, डिपेंड कि जो चीपर है उसकी 100 नैनोमीटर तक होगी, जो बहुत अच्छी है उसकी 1, 2, 3, लेकिन एटम का साइज तो लेस देन 1 नैनोमीटर होता है ना। जी सर। तो फ्रैक्शन नैनोमीटर हम इससे कभी जितनी मर्जी एक्सपेंसिव माइक्रोस्कोप हो जाए एटम को नहीं देख सकते इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, ये इसकी रेंज से बाहर है, ठीक है। तो इसके बाद फिर नेक्स्ट आती है वो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप और एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप, वो 2 टाइप हम पढ़ेंगे जो है इसके साथ। तो ये इससे हम कोई भी है नैनो वायर बनाई है उसको देख सकते हैं, उसकी रफनेस वगैरह मेजर कर सकते हैं एट्सेट्रा। और ख़ासतौर पर जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है ये हमें 2D इमेज देती है, ठीक है। इससे हम शेप मेजर कर लेते हैं, साइज़ मेजर कर लेते हैं, लेंथ और विड्थ मेजर हो सकती, थिकनेस नहीं मेजर हो सकती किसी भी चीज़ की। 2 डायमेंशन तो हम मेजर कर सकते हैं, क्योंकि वो इसका इमेजिंग प्रिंसिपल ही ऐसा है कि हमें 2 डायमेंशन के बारे में इंफॉर्मेशन दे देती है, थर्ड के बारे में नहीं दे सकती, ठीक है। आपको अंदाज़ा हो जाता है कि किस साइज़ का नैनो ऑब्जेक्ट है, स्क्वायर शेप है, लेंथ और विड्थ हो जाती है, थिकनेस नहीं। तो थिकनेस भी तो इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है ना, किसी चीज़ का साइज़ आपने बताना हो तो आप तीनों पैरामीटर बताते हैं ना, लेंथ, विड्थ और थिकनेस, यही रियल डायमेंशन है ना। जी सर। यानी ये 2D इमेज देती है, अब ये कह रहे हैं ये 2 डायमेंशनल इमेज हमें देती है, 3 डायमेंशनल इमेज नहीं देती, ये इसका ड्रॉबैक भी। इसी वजह से फिर हम नेक्स्ट माइक्रोस्कोप पे जाएंगे कि इसकी लिमिटेशन है, एक तो क्या रेजोल्यूशन की लिमिटेशन है, ठीक है। आल्दो बहुत हाई रेजोल्यूशन है, बड़ी अच्छी है, फ्यू नैनोमीटर, अक्सर हम
जो नैनो स्ट्रक्चर बनाते हैं उनका साइज़ फ्यू नैनोमीटर ही मिनिमम होता है, ठीक है। एटॉमिक स्केल पे तो अभी लिथोग्राफी से आपको पता है कि लिथोग्राफी से हमने एटम जितना साइज़ बना लिया, अभी ट्रांजिस्टर भी कितना आ रहा है, मिनिमम 7 नैनोमीटर आ रहा है ना आजकल, स्मॉलेस्ट ट्रांजिस्टर लिथोग्राफी जो हम बना रहे हैं। माइक्रो चिप्स के अंदर जो है यही है ना जो टेक्नोलॉजी चल रही है करंट जो है, उसका फर्दर साइज़ कम होना है वो अकॉर्डिंग टू मूज दा। तो फिलहाल एसएम से ट्रांजिस्टर देख सकते हैं, लेकिन जब हमने ट्रांजिस्टर का एग्जैक्ट डायमेंशन फाइंड करनी है, उसकी रफनेस निकालनी है, तो रफनेस वगैरह उसकी सरफेस की एजेस की ये सेम के बस की बात नहीं है, ये नहीं बता सकते क्योंकि ये 2D इमेज देती है। तो उसके लिए फिर अदर टेक्निक पे हम जाएंगे। दोनों से हमें एटॉमिक रेजोल्यूशन मिलती है, STM से भी स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप और AFM एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप से भी। लेकिन दोनों के अपने अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं, वो हम देखेंगे कि सम टाइम एक यूज़ हो सकती है, जिस तरह था ना DC और AC स्पटरिंग का था ना, अपने अपने एडवांटेज थे। जी सर। तो सेम इसी तरह के STM और AFM में प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। इंसुलेटिंग सैंपल के लिए STM वर्क नहीं करेगी, ठीक है, कंडक्टिंग के लिए वर्क करती है, जबकि AFM जो है वो हर तरह के सैंपल के लिए क्या वर्क करेगी, कंडक्टिंग भी और नॉन कंडक्टिंग भी। तो कुछ और बहुत सारे एडवांटेज भी होंगे जो हम वहाँ पे बात करेंगे जो है। तो ये टेक्निक वो है जो हर स्टूडेंट ने यूज़ करनी होती है। कोई भी स्टूडेंट मटेरियल साइंस में एक्सपेरिमेंटल फील्ड में रिसर्च कर रहा है, सैंपल बना रहा है, तो माइक्रोस्कोप से उसने सैंपल को ज़रूर देखना है। ये भी उसकी कैरेक्टराइजेशन है, वो उसकी यूनिफॉर्मिटी चेक करता है, उसका साइज़ चेक करता है, और ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है कि आपने नैनो स्ट्रक्चर बहुत सारे बनाए हैं, क्या हर एक का साइज़ सेम है, आपने मल्टीपल बनाए हैं, ठीक है, क्या हर एक ही साइज़ का बना है, शेप एक जैसी है, रफ तो नहीं बना, नॉन यूनिफॉर्म तो नहीं है। एक तो ये ज़ाहिरी शेप होना, ठीक है ना, एक ऊपर से देख रहे हैं, अगर इसके अंदर डिफेक्ट्स हैं सैंपल के, वो तो हमें नज़र नहीं ना आते माइक्रोस्कोप से, इंटरनल जो डिफेक्ट्स होते हैं। बल्क में भी होते हैं ना, मटेरियल के अंदर भी तो डिफेक्ट्स हो सकते हैं ना, सरफेस पे नहीं है, अंदर से मटेरियल क्या यूनिफॉर्म नहीं है, वहाँ इनसाइड क्रैक्स भी हैं समझ लें, या कुछ और डिफेक्ट्स हैं, कुछ तो होते हैं इनसाइड फिजिकल डिफेक्ट्स भी हो सकते हैं इस मटेरियल के अंदर। तो लेकिन ज़्यादा हम इनसाइड डिफेक्ट्स की बात करते हैं क्रिस्टलोग्राफिक डिफेक्ट्स, ठीक है। तो उसके अंदर जैसे कहीं एटॉमिक साइड पे एटम मिसिंग है, कहीं इम्प्योरिटी पड़ी हुई है किसी एटॉमिक साइड पे, या इसमें स्ट्रेन आई हुई है इस थिन फिल्म में, स्ट्रेन की बात की थी ना, तो वो हमें माइक्रोस्कोप से स्ट्रेन नहीं नज़र आती, राइट। लेकिन हम उसका एनालिसिस करें, XRD हम यूज़ करते हैं, एक्स रे डिफ्रैक्शन टेक्निक, एक्सरे फॉल करवा के हम उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर भी फाइंड कर सकते हैं। एक्सरे हमें यही बताती है ना, ज़्यादा तो मेन जो एक्सरे का यूज़ है क्रिस्टल स्ट्रक्चर फाइंड करने के लिए यूज़ होता है ना, कि FCC है, BCC है, क्यूबिक है, हेक्सागोनल है, कौन सा है। एक्सरे फॉल करवा के हमें एक स्पेसिफिक पैटर्न मिलता है, पीक्स मिलती हैं, वो एक ख़ास एंगल पे हमें पीक्स मिल रही होती हैं, तो वो पीक्स हमें बताती हैं कि ये कौन सा स्ट्रक्चर है। ये भी एक ज़ाहिर है पूरी फिज़िक्स है कि एक्सरे को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर फाइंड करने के लिए, क्योंकि एक्सरे डिफ्रैक्शन आपने पढ़ा हुआ है, वो सॉलिड स्टेट फिजिक्स में ब्रैग्स लॉ की सूल पे वो काम करता है, ठीक है, टेक्निक काम करती है। टाइम बचा तो थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूँगा। तो उससे एक पीक्स आती हैं स्पेसिफिक एंगल पे, उससे हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर निकाल लेते हैं। फिर और एक्सरे से बाकी तो PhD MPhil लेवल पे आप देखेंगे एक्सरे के डाटा से और बहुत कुछ एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है इनडायरेक्टली। उसके लिए मॉडल्स हैं, फार्मूलाज हैं, जिससे हम एक्सरे की मदद से एक नैनो पार्टिकल का साइज़ भी फाइंड कर लेते हैं, लेकिन वो इनडायरेक्टली होता है। डायरेक्टली जो साइज़ फाइंड होता है वो माइक्रोस्कोप से ही होता है, देख के होता है कि फिजिकली आप देखते हैं, माइक्रोस्कोप बता देती है इसका नैनो पार्टिकल का साइज़ कितना है, विड्थ, लेंथ, थिकनेस कितनी है। XRD से बाकी सारी इन्फॉर्मेशन, इवन थिन फिल्म की थिकनेस भी आप निकाल सकते हैं एक्सरे टेक्निक से, एक्सरे फॉल करवा के, ठीक है। तो ये दो मेन होती है जो हर स्टूडेंट, XRD और SEM स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये हर चाहे केमिस्ट्री का है, बायो का है, कोई भी स्टूडेंट है, ये दो एनालिसिस उस स्टूडेंट ने करवाने होते हैं। जैसे ये दोनों टेक्निक हमारी यूनिवर्सिटी में नहीं अवेलेबल, हम बाहर सैंपल भेजते हैं जिन यूनिवर्सिटीज़ में ये टेक्निक हैं, बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में हैं जो पहले से बनी हुई हैं, ठीक है। हमारी यूनिवर्सिटी में भी है, प्रपोजल थी लास्ट 2 ईयर्स में, तो अभी भी काम हो रहा है उस पर। मोस्ट प्रॉब्ली ये दोनों टेक्निक हम परचेज़ कर लेंगे। तो ये सेंट्रल होती है, पूरी यूनिवर्सिटी में एक ही होती है, अगर हो भी तो सारे उसमें क्या फिर वो स्टूडेंट सारे डिपार्टमेंट्स उसको क्या यूज़ करते हैं जो है। तो अब हमें ज़्यादा टाइम भी ज़्यादा लगता है, बाहर सैंपल भिजवाते हैं, तो ज़रा हमारी जब बारी आती है सैंपल की उस वक्त मुहैया होता है, 6 मंथ्स लग जाते हैं, तो स्टूडेंट के थीसिस भी डिले हो जाते हैं। नॉर्मल बात है, हर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ये प्रॉब्लम फेस करते हैं कि ये फिर इनमें खराबी आ जाती है, और ये आम टेक्नीशियन इन्हें ठीक नहीं कर सकते। ये
बड़ी करोड़ों में इनकी कास्ट होती है, बड़ी एक्सपेंसिव ये हैं माइक्रोस्कोप, और इसकी मेंटेनेंस के लिए इंजीनियर्स भी बाहर से बुलाने पड़ते हैं मोस्टली जो है, या कंपनीज हैं पाकिस्तान में, उन कंपनी का नुमाइंदा होता है एक आध जो है, वो पूरे पाकिस्तान के लिए एक होता है, तो बड़ी मुश्किल है, कई मंथ्स लग जाते हैं उसको आने में, उसको ठीक करने में, बाज़ का बाहर भेजनी पड़ती है ये चीज़, पार्ट्स बाहर से मंगवाने पड़ते हैं, वो बड़ा लंबा प्रोसेस होता है। तो जितनी एक्सपेंसिव ये चीज़ है इतनी ये सेंसिटिव भी है, बड़ी डेलिकेट है, ईज़िली ख़राब हो जाती है। बड़ा इस पर एक सही जब बंदा जिसको कमांड हो वो ही इसको बैठ के यूज़ कर सकता है, आम बंदा इसे नहीं यूज़ कर सकता जो इन माइक्रोस्कोप्स को जो है, छोटी सी गलती से इसमें बड़ी खराबी आ सकती है। तो ये यानी ये कुछ एक जनरल बातें टेक्निक के वाले से। तो मैग्नेटिक कैरेक्टराइजेशन है, ऑप्टिकल हैं, वो तो जब आप रिसर्च में जाते हैं जिसका जो फील्ड होता है वो फिर स्पेसिफिक उन्हीं को पढ़ता है। जैसे एमफिल और पीआईडी में मेरा फील्ड क्योंकि नैनो मैग्नेटिज्म है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज से रिलेटेड है, डाटा स्टोरेज के हवाले से काम है, मैंने मैग्नेटिक थिन फिल्म ग्रो की हैं, उससे लिथोग्राफी से नैनो वायर्स बनाई और उसमें डाटा स्टोर किया हमने, और जो फ्यूचर में चिप आने वाली है उस पर काम था जो है, एक यानी कि नैनो हार्ड डिस्क, यानी एक मेमोरी कार्ड की तरह साइज़ की नैनो एक हार्ड डिस्क होगी, रैम भी ख़त्म हो जाएगी, हार्ड डिस्क भी ख़त्म हो जाएगी, उसकी जगह एक सिंगल मेमोरी आएगी लाइक अ मेमोरी कार्ड, और वो उसकी कैपेसिटी हार्ड डिस्क से भी ज़्यादा होगी, और सारी मेमोरीज की खूबियाँ उस एक में इकट्ठी हो जाएंगी जो है। तो अभी हर मेमोरी की अपनी एडवांटेज हैं, डिसएडवांटेज हैं, तो उसमें सबके एडवांटेज इकट्ठे किए गए हैं। तो ये है कि इसमें फिर उसमें मैं मैग्नेटिज्म सारा डिटेल में पढ़ाता हूँ, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, जैसे कर्सिव फील्ड है, मैग्नेटाइजेशन है, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट क्या होता है, या इस तरह की और मैग्नेटिक माइक्रोस्कोपी मैग्नेटोमीट्री टेक्निक्स हैं। तो वो तो एक पूरा उसके लिए कोर्स चाहिए वो पढ़ाने के लिए, आइडिया देने के लिए कि तो पहले तो प्रॉपर्टीज़ पता हो क्या है मैग्नेटिक, फिर उनको मेजर कैसे किया जाता है, उसके लिए मल्टीपल टेक्निक्स होती हैं, सिंपल भी होती हैं, कॉम्प्लेक्स भी हैं और वेरी एडवांस भी हैं, जो दुनिया में रेयर हैं, ऐसी भी हैं जो मैग्नेटिक टेक्निक जो दुनिया में चंद एक जगह पे हैं। ठीक है, तो ये हम तीन टॉपिक है, 3 माइक्रोस्कोपी टेक्निक है, इन पे हम डिटेल में के बात करेंगे। जस्ट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने ऑलरेडी सेम का दे दिया है, हम नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह पढ़ेंगे, ये इसकी प्रॉपर कंस्ट्रक्शन है, वर्किंग पढ़ेंगे। जस्ट 5 to 10 मिनट्स तक मैं आपको इसको बेसिक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ ताकि नेक्स्ट टाइम हम फिर वर्किंग पे फोकस करें। वर्किंग इसकी समझने वाली है, ये जस्ट लाइक सिंपल नहीं है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की तरह, ऑप्टिकल की तरह, लेकिन इसको समझना मुश्किल भी नहीं है। वहाँ तो लाइट यूज़ करते हैं, लाइट रिफ्लेक्ट करके आती है सैंपल से, लेंस यूज़ करते हैं ना ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस, तो उससे लेंस लाइट फोकस होकर सैंपल पे फॉल करती है, रिफ्लेक्ट होकर आती है, तो इमेज उसका जनरेट होता है, ऐसा ही है ना? यस सर। तो यहाँ पे लाइट की बजाय ऑप्टिकल में लाइट यूज़ हो रही है, जिससे ऑप्टिकल लिथोग्राफी थी उसमें लाइट सोर्स यूज़ होता था ना, और ई बीम लिथोग्राफी में इलेक्ट्रॉन बीम यूज़ होती थी ना। यहाँ पे भी ऐसा ही, ऑप्टिकल में लाइट है तो इसमें स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन बीम हम यूज़ करते हैं, उसको सैंपल के ऊपर फॉल करते हैं। ठीक है, जिस तरह लाइट में भी लेंसेज यूज़ होते हैं ऑप्टिकल में, जो लाइट को फोकस करते हैं, यहाँ पे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज यूज़ होंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। ऑप्टिकल यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि मैं बताया कि लेंस में से इलेक्ट्रॉन बीम नहीं पास कर सकती। इसको अगर फोकस करना है, शार्प बनाना है, ठीक है, फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन इसमें भी एमिट होंगे, तो एमिट होके आ रहे हैं, तो हमने उसको फोकस शार्प करना है तो लेंसेज में से गुजारेंगे, लेकिन वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज होंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को डिफ्लेक्ट करेंगे, जिससे हमने डिफ्लेक्टर प्लेट्स देखी थी और ग्रिड देखा था वहाँ पे EBM एक्सपेरिमेंट में, वहाँ पे भी बीम को फोकस किया था ना, ज़रा शार्प बनाया था, थोड़ा बहुत याद है उसका स्ट्रक्चर जो है EBM एक्सपेरिमेंट। तो वो ज़रा सिंपल था, वहाँ पे हमने लो वोल्टेज यूज़ की थी, इलेक्ट्रॉन बीम बहुत ज़्यादा शार्प नहीं बन सकती थी। ठीक है, लेकिन लिथोग्राफी में आपने इतनी ज़्यादा शार्प करते हैं कि फ्यू नैनोमीटर तक उसका डायमीटर रह जाता है, जबकि ये जो आम EBM एक्सपेरिमेंट में इसका तो माइक्रोमीटर्स में डायमीटर होता है, इसमें किलो वोल्ट वोल्टेज यूज़ की जाती है, एक्सेलरेशन भी ज़्यादा होता है, तो फोकसिंग भी ज़्यादा होती है, तो पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, मल्टीपल लेंस यूज़ होते हैं जो जिस पे से बीम को गुजारा जाता है, तो वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स होते हैं जो बीम इलेक्ट्रॉन्स को डिफ्लेक्ट करके मोर एंड मोर कन्फाइन करते हैं। ठीक है, ये हम इसमें पढ़ेंगे अभी से। तो ये बीम जनरेट करके हम इसको सैंपल पे पास कराते हैं। जब बीम सैंपल से हिट करती है तो वहाँ डिफरेंट सिग्नल्स प्रोड्यूस होते हैं, यानी डिफरेंट चीज़ें जनरेट होती हैं। एक तो हैं स्कैंडी इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, तो स्कैंडी, और दूसरा बैक स्कैटर इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे, और थर्ड है एक्सरेज प्रोड्यूस होंगे। ये आपको पता होगा एक्सरेज की प्रोडक्शन क्यों होती है, जब हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन बीम किसी मेटल प्रोडक्शन और एक्सरेज पड़ा हुआ है ना,
हाईली एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन बीम हम मेटल टारगेट पे पास करवाते हैं तो वो इनर कोर इलेक्ट्रॉन को वो इलेक्ट्रॉन जाके हिट करते हैं, नॉकआउट करते हैं वहाँ से, तो फिर आउटर मोस्ट सेल से क्या इलेक्ट्रॉन फ्रिक्वेंसी को फिल करता है, तो डिफरेंस ऑफ एनर्जी एक्सरेज की फॉर्म में रिलीज होता है ना। यस सर। लेकिन ये शर्त है कि इनर कोर से जाके इलेक्ट्रॉन रिलीज हो, तो वो कब पॉसिबल है? जब इंसिडेंट जो इलेक्ट्रॉन है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन है, उसकी एनर्जी क्या हो, बहुत हाई हो, किलो वोल्ट्स में हो, राइट। तो जो इलेक्ट्रॉन मटेरियल से निकलते हैं वो अगर मटेरियल की जो डीप से निकल रहे होते हैं बाहर, उनकी एनर्जी बड़ी कम होती है, लो होती है। प्राइमरी तो बहुत हाईली एक्सेलरेटेड होता है ना। इन इलेक्ट्रॉन को सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जब प्राइमरी हिट कर रहे हैं मटेरियल को, उनके एटम्स इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, उनकी एनर्जी इंसिडेंट के मुकाबले में बड़ी लो होती है। ज़्यादा हो भी चाहिए तो मटेरियल से बाहर निकलते वो क्या, उनकी एनर्जी बड़ी लो होती है, और सिर्फ टॉप फ्यू मोनोलेयर से इलेक्ट्रॉन बाहर आ सकते हैं, ज़्यादा डेप्थ से तो नहीं आएंगे ना इलेक्ट्रॉन बाहर। ये एक सैंपल है, ठीक है। इस पर मैंने इलेक्ट्रॉन बीम को हिट किया, ठीक है। बीम पेनिट्रेट करेगी ना कुछ सर्टेन डिस्टेंस तक, ठीक है। जैसे एक्स रेज की पेनिट्रेशन डेप्थ होती है, आपने पढ़ा ना, अल्फा बीटा गैमा रेज की पेनिट्रेशन डेप्थ पढ़ी हुई है ना, किसकी ज़्यादा है सबसे? गैमा की, वो ज़्यादा डीप पेनिट्रेट कर सकती हैं इलेक्ट्रॉन की उससे कम, और अल्फा रेज की उससे, अल्फा हीलियम की आई है, ठीक है, सबसे कम। वो हैवी होते हैं, मटेरियल में डीप नहीं जा सकते। तो इलेक्ट्रॉन बीम ज़रा थोड़ी सी रिलेटिव डीप जा सकती है, लेकिन जो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं मटेरियल के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं, अगर तो ये ज़्यादा डीप चली गई, ये फ्यू नैनोमीटर ही डेप्थ होती है इलेक्ट्रॉन बीम, इससे ज़्यादा नहीं होती, ठीक है। तो वो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन अगर उनके पास एनर्जी ज़्यादा भी बाहर आते आते बड़ी वीक हो जाती है। नॉर्मली जो टॉप फ्यू लेयर से, क्योंकि ये बीम जाती जा रही है, एनर्जी देती जा रही है ना एटम्स को, इलेक्ट्रॉन रिमूव होते जा रहे हैं, टॉप मोनोलेयर से भी रिमूव होगा, उससे नीचे वाली से भी इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, फिर उससे नीचे वाली से भी इलेक्ट्रॉन, मल्टीपल इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं, ठीक है। तो इनको हम सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, इन्हें ये लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। यहाँ उनकी डेफिनेशन बताइए होते क्या है। द मोस्ट कॉमन सेम मॉड इज डिटेक्शन ऑफ सेकेंडरी, यानी ये डिफरेंट सिग्नल हमें डिफरेंट इन्फॉर्मेशन देंगे सैंपल के बारे में, वो हम डिटेल में नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन जो है ये इमेज जनरेट करने के लिए यूज़ होते हैं। अगर हम इनको मेजर कर लें सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स को, तो इससे हम उस सैंपल की सरफेस का इमेज ड्रा कर सकते हैं। फिर आगे बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन है, इससे और तरह की इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, और एक्सरेज भी जनरेट होती हैं, जैसे मैंने बताया, इससे भी हम एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन उस सैंपल के बारे में ले सकते हैं। मल्टीपल इंफॉर्मेशन बाज़ का ले सकते हैं, 2-3 तरह की, लेकिन इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बता देता हूँ। जो हमारा मेन सिग्नल सारे जनरेट हो रहे होंगे, जो इलेक्ट्रॉन जैसे जनरेट हो रही है, हम आगे डिटेक्टर्स लगे होते हैं, ये जनरेटर उसके सामने हमने डिटेक्टर रखा होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन जनरेट होकर डिटेक्टर इसको क्या सेंस करता है, कलेक्ट करता है इलेक्ट्रॉन को, फिर इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर यूज़ करके वो इन इलेक्ट्रॉन को क्या इमेज में कन्वर्ट कर देता है, सरफेस का इमेज ड्रा कर देता है उससे, कि सरफेस का इमेज कैसा है, इलेक्ट्रॉन से हमें पता चल जाता है कैसे है। ये थोड़ा सा एक प्रोसेस है, समझने वाला है, जो नेक्स्ट वीक डिस्कस करेंगे कि ये मेन हमारा जो सिग्नल होगा सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन। बाकी तो इसमें डिटेक्टर, अगर सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन को डिटेक्ट करने वाला डिटेक्टर है तो सिर्फ वही डिटेक्ट करेगा। अगर बैक स्कैटर को डिटेक्ट करने वाला डिटेक्टर लैदा लगा अगर वो है तो उसको डिटेक्ट करेगा, अदरवाइज वो उनको डिटेक्ट नहीं करेगा। तो ये एक बाई प्रोडक्ट के तौर पे बेस जा रहे हैं हमारे पास। अगर एक्सरेज वाला सिग्नल लगा हुआ है डिटेक्ट करने वाला, तो वो एक्सरेज को डिटेक्ट करेगा। यानी कि या तो 3 डिटेक्टर लगे हों तो फिर तीनों सिग्नल डिटेक्ट हो जाएंगे। तो इसमें आपको मल्टीपल इंफॉर्मेशन मिल सकती है सैंपल के बारे में, उसकी सरफेस के बारे में। बैक स्कैटर नॉर्मली उसकी कंपोजिशन के बारे में बताते हैं, और एक्सरेज भी उसकी कंपोजिशन के बारे में बता देती है कि वो सैंपल है किस मटीरियल का, उसकी कंपोजिशन, उस पर कौन कौन से एलिमेंट है, जिंक है, निकल है, कोबाल्ट है। होता है ना, कई सैंपल कंपाउंड की फॉर्म में होते हैं ना, और कई सिंगल एलिमेंट की फॉर्म में होते हैं, राइट। जिससे आप आंख से देख एक सैंपल को, ठीक है, आपको कई मेटल का तो पता चलता है ये कॉपर की वायर है, कुछ मेटल का हमें नहीं ना पता होता, उनका कलर हमारे लिए अननोन है। हम देख के बता सकते हैं ये फ्ला मेटल है? नहीं बता सकते ना। किसी चीज़ का इमेज देख के मेटल का बताया जा सकता है ये फ्ला मेटल है। चंद एक तो कॉपर की हमें पता है, सिल्वर का एक टिपिकल कलर है, कॉपर का भी, लेकिन हो सकता है कॉपर का ऊपर कलर ही हुआ हो, अंदर से कोई और चीज़ मटेरियल हो, हमें तो नहीं पता ना। तो इसके लिए फिर माइक्रोस्कोपी टेक्निक जस्ट आपको शेप बताती हैं चीज़ों की, उसकी केमिकल कंपोजिशन, वो एलिमेंट क्या, ये नहीं वो बता सकती। सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन बस इतनी इंफॉर्मेशन देगी अगर हम उन्हें मेजर कर लें। तो अदर डिटेक्टर्स लगे होंगे उस
माइक्रोस्कोप में एक वक्त में नॉर्मली एक डिटेक्टर ही लगा होता है, लेकिन ऐसे माइक्रोस्कोप भी हैं, ठीक है, जिनमें तीनों डिटेक्टर लगे, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव होती है, उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। फैसलाबाद में मैंने एक देखी थी, ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग है, वो मेरे 6-7 करोड़ की थी आई थिंक। उसके अंदर सारे तीनों डिटेक्टर लगे हुए थे, बहुत ज़्यादा एडवांस किस्म की जापानीज़ यूनिट था एक। तो ज़्यादा कॉस्ट बढ़ जाएगी डिटेक्टर, यानी उसमें मल्टीपल ऑप्शन, जैसे आपके पास मल्टीमीटर है, वो करंट भी मेजर कर लेता है, वोल्टेज भी और रेजिस्टेंस भी तीनों मेजर कर लेते हैं ना, और कैपेसिटेंस भी, बल्कि ऐसा ही है ना। जबकि एम मीटर सिर्फ करंट बताता है, वोल्ट मीटर सिर्फ वोल्टेज बताता है, जो लैदा होते हैं आपके पास। तो मल्टीमीटर की कॉस्ट ज़्यादा है ना। तो है क्या, मल्टीमीटर के अंदर 3 डिफरेंट सर्किट लगे हो, ये नहीं कि वो मैजिक बड़ा कोई उसमें काम हो रहा है, मैजिकल काम हो रहा है। उसमें एमीटर का लैदा सर्किट लगा हुआ है, करंट वोल्ट मीटर का लैदा लगा है। आप नॉब से सिलेक्ट करते हैं ना, करंट मेजर करना है तो करंट वाले को सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करंट वाला किया हो तो वोल्टेज मेजर कर सकते हैं उससे। नो सर। एक वक्त में एक चीज़ करते हैं ना, तो इसमें भी ऐसे ही है, एक वक्त में जो डिटेक्टर आप सामने करेंगे वो उसी के लिए सेंसिटिव होगा, वो सिर्फ वही सिग्नल बताएगा आपको, तो वो सिग्नल ही आप सिर्फ मेजर कर सकते हैं, ठीक है। ये इनको हम सिग्नल फिर सेकेंडरी की डिटेल में बात करेंगे आगे जो है, ठीक है। ये हमारा क्योंकि वो मेन है। तो बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन से कंपोजिशन कैसे पता चलती है, वो मैं थोड़ा सा और एक्सरे से मैं ये बता देता हूँ, फिर मेन हम सेकेंडरी पे फोकस करेंगे नेक्स्ट पेज। Backscatter electrons are highly energetic electrons that are reflected from the sample by elastic scattering. The intensity of backscatter electron signal is strongly related to the atomic number Z of the specimen. Since heavy elements have high atomic number, backscatter electron more strongly than light element, low atomic number, and thus appear brighter in the image. तो ये जो इलेक्ट्रॉन, जैसे रदरफोर्ड बैक स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ा है ना आपने, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस से बैक स्कैटर हुए थे, तो न्यूक्लियस की इन्वेंशन हुई थी जो है, याद है ना, लोअर क्लासेस में आपने पढ़ा है वो। Yes, sir. अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड किए थे ना, तो उसने कहा था एटम में कोई सेंट्रल पार्ट है जो पॉजिटिवली चार्ज है, जो अल्फा पार्टिकल को बैक स्कैटर कर रहा है, ऐसे ही है ना। तो इसी तरह इलेक्ट्रॉन भी बैक स्कैटर होंगे। इलेक्ट्रॉन को कौन सी चीज़ बैक स्कैटर करेगी, न्यूक्लियस या एटम? एक न्यूक्लियस होता है, उसके सराउंडिंग में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना। तो एक इलेक्ट्रॉन बीम आ रही है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक जो क्लाउड होता है एटम का, ये इस इलेक्ट्रॉन बीम को क्या बैक स्कैटर करेगा। और ये बैक स्कैटरिंग स्ट्रॉन्ग कब होगी, जब ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड क्या होगा, हैवी होगा ना, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे। वो किस में ज़्यादा होते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर क्या हो, जिनका एटॉमिक नंबर हाई हो, उसी के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज़्यादा। हाइड्रोजन का एटम है तो एक ही इलेक्ट्रॉन है ना उसमें, तो सिर्फ उससे तो बैक स्कैटरिंग बहुत वीक होगी, ठीक है। तो ये जो बैक स्कैटरिंग हो रही है, हम इसका जो सेंसर है हमें वो किसी तरह से हम उससे मेजर कर लेते हैं। ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बैक स्कैटरिंग हो रही है तो सेंसर हमें बताता है कोई हैवी एलिमेंट पड़ा हुआ है। क्या बताएगा हमें, कोई कि यहाँ कोई हैवी एलिमेंट है, तो अंदाज़ा हो जाता है कि यहाँ कोई लोअर एटॉमिक नंबर नहीं है, जो मटेरियल है ये कोई हैवी एलिमेंट है, हाई एटॉमिक नंबर वाला है। तो ये क्वालिटेटिव हमें इंफॉर्मेशन मिल